प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द रिच पे। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। तो आना वगैरह सब कुछ एकदम नहीं, स्मूथली हो गया? प्रभु की दया से एकदम सब आराम से, बालाजी की दया से सब आराम से हो गया। जबरदस्त। सबसे पहला सवाल, क्योंकि मैं आपसे जैसे ही मिला हूं तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल मेरे एज का इंसान है। इतनी छोटी सी उम्र में आपने पामिस्ट्री के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छा ज्ञान हासिल किया है और आप लोगों को भी बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। राइट। कैसे शुरुआत कैसे हुई थी? थोड़ा सा बैक स्टोरी जानना है मुझे इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बचपन से बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन रहा हूँ। मतलब अकेले रहना, कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, किताबें पढ़ना, घर घर पे रह के अकेले पढ़ना, उस टाइप का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। तो 10वीं क्लास की छुट्टियां थी हमारी और मुझे जो मेरे कजन्स है वो क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। और मैं क्रिकेट में बड़ा खराब था। अच्छा। तो मैं जब भी खेलने जाता था वो खिलाते नहीं थे, मुझे टीम में नहीं लेते थे। बोला बड़ा खराब क्रिकेट खेलता है, ये हराएगा। तो तब फिर मैं घर पे बैठता था और मुझे नो डाउट ये जो कॉमिक्स बुक्स होती है वो पढ़ने का बड़ा शौक था। लेकिन मैं गांव में रहता था तो कॉमिक्स कभी नहीं मिलती थी, मतलब बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। उस टाइम ऑनलाइन चीजें भी इतनी डेवलप नहीं थी। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, कभी कॉमिक्स जो मिल जाती थी वो पढ़ता था, कभी कोई पुरानी किताबें मिल जाती थी वो पढ़ लेता था। तो ऐसे कर करके मतलब मैं पढ़ाई करता रहता था, कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता था, मेरी आदत ही सी बन गई। फिर मैं जब 10th की छुट्टियां हुई तो मेरे पास कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं था, क्योंकि उस टाइम तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि अब कौन सा सब्जेक्ट ले, अब तो क्या पढ़े, साइंस पढ़े, कॉमर्स पढ़े, आर्ट्स पढ़े। वो तो नंबर्स पे डिपेंड होगा ना। सही बात है कि कम आए तो आर्ट्स, ज्यादा आए तो साइंस, अपने आप। हाँ, तो वो तो पूरा का पूरा कंफ्यूजन वाला स्टेज था। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मैं खेल कूद में तो अच्छा नहीं हूँ, तो करूँ क्या, पढ़ूं तो पढ़ूं क्या। तो हमारे घर के जस्ट पास में शिव जी का मंदिर है। अच्छा। और शिव जी के मंदिर में लगभग हमारे खुद का पुश्तैनी मंदिर है, हमारे फैमिली का, हमारे दादिज परिवार का। और वहां पर लगभग वो जो मंदिर है 150 साल पुराना मंदिर है। हमारे परदादा जी के भी पिताजी ने वो मंदिर का निर्माण करवाया था। तो वहां पर क्या है कि 2 द्वार हैं। पहले वो मंदिर की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा में थी, शमशान की तरफ थी। अच्छा। वो महाकाल का मंदिर हो गया, ठीक है। वहां पर थोड़ा सा कई बार 12-1 बजे के आसपास कुछ ना कुछ चीजें फील होती थी, तो उस मंदिर का रास्ता चेंज करके, मतलब जो मंदिर का गर्भ द्वार है वो बदल के वो ऑपोजिट कर दिया गया। अच्छा। तो वो शिव पार्वती का, शिव परिवार का मंदिर बन गया। तो जो पुराना वाला एक्सेस था जहां पर पहले मंदिर था, वो एक एज ए स्टोर रूम में काम लेने लगे। वहां पे कोई पुराने बुक्स, ग्रंथ वगैरह वहां पे पड़े रहते थे। हमारे कोई गुरुजी आए थे लगभग 50 साल पहले, मेरे दादाजी बताते हैं, वो नेपाल से आए थे। तो वो क्या कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बड़े विख्यात थे। तो अच्छा। उन्होंने वहां मंदिर में बैठकर उन्होंने साधना भी की और अपनी कुछ किताबें भी, मतलब हस्तलिपि है, हस्तलिपि जो कभी पब्लिश नहीं हो सकी, तो वो लिखते रहते थे, लोगों की कुंडलियां देखते थे। और वहां पर उन्होंने 15 साल निवास किया। उसके बाद में पता नहीं वो कहाँ चले गए, वो हमारे दादाजी को भी नहीं पता। तो उनकी जो पुस्तकें हैं वो मंदिर के उस गर्भ द्वार, जो पुराना वाले गर्भ द्वार, वहां पर पड़ी थी। तो मैंने पापा को कहा, यार पापा यहाँ पर कुछ मतलब किताबें है, दादाजी ने बताया था, जाओ चलो हम वहां से निकालते हैं, वहां से जाके किताबें निकालते हैं। तो पापा ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। मेरे पिताजी बड़े मतलब जो कहते हैं ना, सपोर्टिव इंसान थे। तो वो ले गए, हम दोनों ने मंदिर को जो पीछे से खोला, गर्भद्वार खोला जो पुराना वाला था, और वहां से किताबें निकाली, उनकी हस्तलिपियां, जो नो डाउट परिवार में किसी को भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था वो पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम धंधे में लग गए थे, प्रोफेशन में लग गए थे। मैंने वो चीजें निकाली, वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। लगभग मान लीजिए मेरी एज उस टाइम 10वीं क्लास के बच्चे की एज लगभग मान लीजिए 14-15 साल के आसपास। हाँ, 13-14 साल के आसपास। तो वहां से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ता रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ज्योतिष बनूंगा। और उनका जो गूढ़ ज्ञान है, जो गुप्त विद्या है, शायद वो मेरे लिए छोड़ के गए थे। शायद कोई ना कोई भगवान का रूप होंगे। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो वहां से मैंने ज्योतिष की मेरी शुरुआत हुई और नो डाउट धीरे धीरे बहुत लंबी जर्नी रही है मेरी। और उसके बाद में जब मैं 18-19 साल का था तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। मुझे ज्योतिष पूरी आ गई थी, मुझे हस्तरेखा, मुझे जन्म पत्रिका का ज्ञान हो गया था, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी नहीं आती थी जब मैं 17-18 साल का था। मतलब मैं लोगों को देखता था, जो हमारे जो ज्योतिष है, कि वो बड़ा फटाफट बता देते थे कि तुम्हारे हाथ में ये है वो है, लेकिन मेरी इतनी एक्यूरेसी नहीं आ रही थी। आई वॉज वेरी क्यूरियस कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एक्यूरेसी क्यों नहीं आ रही। जो लेवल की मुंह देखते बोल देना, एग्जैक्ट ऐसा बोलना, सामने वाला शॉक हो जाए, समझ गए, तो वो नहीं आ रही थी। तो मैं 18-19 साल की उम्र में मैंने घर वालों से अनुमति ली
कि या तो मैं संन्यास की तरफ जाऊंगा या मुझे ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुझे थोड़ा सा साल या 1.5 साल का समय दीजिए, मैं कहीं जाके ज्योतिष की शिक्षा लूंगा। तो एक गुप्त जगह में गया, मैं उस जगह का नाम आउट नहीं करूंगा, बी ऑनेस्ट। हिमालय में जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक गुप्त स्थान है, वो स्थान का मैं नाम आउट नहीं करूंगा। वहां पर मैं गया और वहां पर मैंने 1.5 साल वहां पे एस्ट्रोलॉजी की मुझे एक गुरु मिले, ठीक है, जो बहुत बड़े साधु थे, ठीक है, वो मिले। उन्होंने मुझे लगभग 1.5 साल तक वहां पे मैं उनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया हस्तरेखा का, ज्योतिष का और जो गुप्त विद्याओं का। और जाते समय उन्होंने मुझे कुछ न कुछ अपनी जो चीजें हैं, जो गुप्त चीजें होती है, साधना होती है, साधना के 2 प्रकार होते हैं। एक तो आप खुद डेवलप करो, एक आपको गुरु दक्षिणा में दे दे, समझ गए, गुरु आपको दे दे कि लो भाई ये मेरे पास साधना, ये तुम रख सकते हो, इफ यू हैव एनी साधना यू कैन गिव इट टू मी। अच्छा, ऑलराइट। और दूसरा वे कि मैं डेवलप कर सकता हूँ खुद से। तो जाते समय मैं खुद मानता हूँ कि मेरी इतनी शायद वो कोई भक्ति से कहो या मेरे गुरुदेव मेरी आस्था से इतने प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने अपनी जो कुछ चीजें हैं जो मुझे दी, गुप्त चीजें, और उसी के कारण मेरी जो चीजों में बहुत एक्यूरेसी आने लगी। धीरे धीरे करके बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों को मैंने कंसल्टेशन दी और नो डाउट भगवान की दया से आज ऑल ओवर इंडिया में और वर्ल्ड में लाखों क्लाइंट्स को मैं कंसल्टेशन अभी तक 25 की एज तक मैं दे चुका हूँ और अभी भी मैं नो डाउट बहुत लोगों को कंसल्टेशन देता हूँ, पूरे दिन इसी में रहता हूँ। मेरे को तो लग रहा है कि ये एक्चुअली महाकाल की रचना है पूरी कि महाकाल के ही मंदिर में आपको ये चीजें मिली। आप कितना मानते हो इस बात को? मैं 100% मानता हूँ, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था ना, और जो मैं जिन गुरु के बारे में मैंने वर्णन किया था, जो हमारे मंदिर में रहते थे, जो गुरुजी जो नेपाल से आए थे जी। उनके बारे में किसी को नहीं पता। वो अचानक आए एक दिन, उन्होंने कहा मुझे मंदिर में रहने की अनुमति दो, ठीक है। और उस टाइम तो सीधी सी बात है भाई, राजस्थान में रहते हैं, राजस्थानी बड़े दिलदार होते हैं, बहुत अच्छी से खासी सेवा करते हैं। तो बोले मुझे बस खाने में मैं धान नहीं खाता, मतलब वो धान नहीं खाते थे, मतलब गेहूं हुए, चावल हुए, धान होते हैं वो नहीं खाते थे। वो पालक हुए, फ्रूट्स हुए, सब्जियां हुए, दूध हुए, वो खाते थे। तो हमारे जो घर है, गांव में घर है, उसके आसपास बहुत गाय थी, हमारी खुद की बहुत गाय भैंसे थी। तो वहां से मतलब दूध तो बहुत आता ही था। तो उनको जो महाराज जी को दूध हुआ, और हमारी खुद का खेत था तो वहां पे पालक और सब्जियां होती थी, तो पालक और सब्जी उबाल के वो दे देते थे। तो मतलब वो वहां पर आए रहे और उन्होंने नो डाउट प्रॉपर तरीके से भाई लोगों को बहुत अच्छा खासा गाइड किया। और जब मेरा जन्म हुआ तो उन्होंने मेरी कुंडली देखते ही सीधा लिख दिया कि ये बहुत बड़ा विख्यात बनेगा। और ये चीज मेरे घर वालों ने छुपा ली थी, उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले इतना नहीं चाहते थे कि वो पंडित बने, क्योंकि बचपन में ही चढ़ भी जाएगा ना बच्चा। बता दिया उसे तो हमें क्या करने की जरूरत है, मेरी तो कुंडली में लिखा है। एग्जैक्टली। उन्होंने मुझे बाद में बताया कि जब तू पैदा हुआ उन्होंने लिख दिया था कि ये विद्वान बनेगा। तो मैं एक चीज पे बिलीव करता हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग जो चीजें होती है ना, सब भगवान लिख के भेजते हैं। कोई कितने साल जिएगा ये लाइफ लाइन से पता चल जाता है? ये सबसे मतलब ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बचपन से बहुत छोटे थे ना हम, तो हर किसी को, मेरे को लगता है ऑलमोस्ट 80% 85% लोगों को ये पता होगा कि लाइफ लाइन कौन सी होती है, ठीक है। और लाइफ लाइन में जिसकी लंबी लाइन है, तो हम बचपन में बोलते भी थे कि यार तू जिएगा 100 साल से ऊपर जिएगा, मजाक मस्ती में। तो क्या ये सच में होता है? हम पता प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ कि इतना टाइम जिएगा, हेल्दी जिएगा कि नहीं जिएगा? बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। आप सब लोगों को पता है लाइफ लाइन कौन सी होती है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपका हाथ, आपके हाथ में ये जो लाइन होती है ना, आपका जो अंगूठा है, अंगूठे के सराउंडिंग में जो अर्ध चंद्राकार, मतलब आधी चांद जैसी रेखा है, ये आपकी लाइफ लाइन है, समझ गए? ये वाली जो आप देख रहे हो। तो अब ये लाइफ लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? ये लाइफ लाइन आपकी, हिंदी में इसको बोलते हैं पितृ रेखा, मतलब आपकी समाज की, परिवार की, पिता की रेखा, आपके पुरखों की रेखा। इस चीज से आपके पुरखों के बारे में, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में, आप कैसी जिंदगी जियोगे, आपकी जिंदगी में कब ग्रोथ होगी, आपकी फैमिली में कब नुकसान लगेगा, कब घाटा लगेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा है, सब चीजें पता लग सकती है एक लाइन से। और हमारी ज्योतिष शास्त्र में, हमारी जो सामुद्रिक शास्त्र है, उसमें जो हस्तरेखा का वर्णन है, जिसे हम पामिस्ट्री बोलते हैं, एज पर पामिस्ट्री आपके हाथों में मुख्य रेखाएं 42 होती है, मतलब 42 मेन लाइंस होती है, ठीक है। तो एक लाइन इतना कुछ बता सकती है, तो सोचो 42 लाइन क्या कुछ नहीं बता सकती, पूरी दुनिया ही बता देगी। एग्जैक्टली। पामिस्ट्री सब कुछ बता सकती है। मैं चैलेंज देके बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी पूछ लो, पामिस्ट्री हाथ दिखा दो, सब बता दूंगा। तो पामिस्ट्री में क्या है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि लाइफ लाइन से क्या लाइफ का पता चलता है, तो जी हाँ, एकदम लाइफ लाइन से लाइफ का पता चलता है। लेकिन इससे ये नहीं पता चलता आप कितने साल जियोगे, आपकी एज क्या है।
इससे प्रॉपर ये पता चलता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी, आपकी पारिवारिक मतलब फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, आप कब ग्रो करोगे, कब डाउन जाओगे, ये चीजें पता चलती है। आपको अगर आपकी जिंदगी का जानना है, आप कितने साल जियोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा हूं कि क्या आपकी लाइफ लाइन से पता चल सकता है कि आप कितने साल जियोगे? तो जी नहीं, हमारे हाथ में 3 मुख्य रेखाएं होती है जिसे हम कहते हैं लाइफ लाइन, दिस वन, ऑलराइट, योर माइंड लाइन, दिस वन, ये वाली लाइन जो आपके हाथ में एकदम बीच में होती है, ये वाली, दिस वन, ठीक है, और हार्ट लाइन, ये ऊपर वाली। तो इंसान के जीने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? दिमाग, दिल और आत्मा। करेक्ट। अगर लीवर खराब हो जाए ना तो भी कुछ साल निकाल देगा, समझ गए? लंग्स खराब हो जाए तो भी कुछ साल निकाल देगा, लेकिन हार्ट रुक जाए तो निकाल देगा? नहीं। दिमाग रुक जाए तो निकाल देगा? नहीं, सेकंड्स भी नहीं निकालेगा। तो आपकी लाइफ लाइन, आपकी हार्ट लाइन, आपकी माइंड लाइन, ये तीनों चीजों देखकर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ कितनी है। आपको बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं कि आपकी एज क्या है। आप अपने हाथ में ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन देखो जिसे माइंड लाइन कहते हैं, ये वाली लाइन जिसे हम हार्ट लाइन कहते हैं। अगर ये तीनों की लेंथ आपको अच्छी लग रही है कि जो लंबी है, समझ गए, और तीनों हाथों में जो तीनों लाइन है वो आपके हाथ में प्रॉपर है और एक अच्छी खासी लेंथ में तीनों लाइनें हैं, तो इसका मतलब प्रॉपरली है कि आप दीर्घायु हो, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। और बहुत बढ़िया तो नो डाउट ये जो तीनों लाइनें हैं, दिल, दिमाग और आत्मा, समझ गए, इन तीनों लाइनों को हमें देख के प्रेडिक्ट करना है कि इंसान की एज कितनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है, तीनों लाइनें आप देखो और देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई इंसान की एज कितनी है। अगर तीनों लाइन प्रॉपर है, कोई ज्यादा कटान नहीं है या आधी नहीं है, तीनों लाइनें, अगर तीनों लाइनें आधी आधी हो, ये वाली आधी, ये वाली एकदम आधी, ये वाली एकदम यहां तक आधी, तो तीनों लाइन अगर आधी हो तब कहीं ना कहीं एज से रिलेटेड थोड़ी दिक्कतें आपको जीवन में रह सकती है। लेकिन अगर तीनों लाइन एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप दीर्घायु होके जियोगे। क्या बात है। ये पामिस्ट्री का ओरिजिन हुआ कहाँ, कैसे हुआ? और एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, वो इसके बाद पूछूंगा मैं। ये इतनी सारी बातें जो आपने बताई उससे मेरे दिमाग में आया है और मुझे लगता है कि वो 90% लोगों का भी सवाल होता है, वो मैं अगला पूछूंगा। पहले ये बताइए पामिस्ट्री की ओरिजिनेशन कैसे है? देखिए, हमारे ज्योतिष में बहुत सारे ग्रंथ आपको पता है, उसमें एक ग्रंथ है समुद्रिक शास्त्र। समुद्रिक शास्त्र मतलब आपके बॉडी से, आपके चलने के तरीके से और आपके हाथों के तरीके से, आपके फेस के एक्सप्रेशन से, जैसे मैं आपसे पॉडकास्ट से पहले बैठा, आपसे 1 मिनट बात की, लेकिन आपके फेस के एक्सप्रेशन से मैंने आपको कई चीजें बता दी। तो आपके फेस के एक्सप्रेशन से, आपकी हाथों की लकीरों से, आपके चलने के ढंग से, आपके बैठने के ढंग से, और आपके जो कहते हो ना कि मस्तिष्क में, ललाट में जो रेखाएं होती है ना, आपके यहाँ पर जो ललाट की रेखाएं होती है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर जो ललाट पे लाइंस होती है, मस्तिष्क रेखा, जिसे हम माइंड की लाइंस कहते हैं। तो इन चीजों से व्यक्ति के शरीर से किसी व्यक्ति के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना, ये सामुद्रिक शास्त्र है। उसका ही एक अंश जिसे हम पार्ट कहते हैं वो पामिस्ट्री है। बहुत छोटा सा पार्ट है। पामिस्ट्री सामुद्रिक शास्त्र का 20% है। ओके। अब आप सोचो सामुद्रिक शास्त्र 80%, वो कितना हाई होगा, बड़ा होगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वानों ने, जो पुराने टाइम में हमारे विद्वान थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने उस टाइम में इतनी गुप्त चीजें, इतनी गहरी चीजें लिखी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा आपको पामिस्ट्री के बारे में। इंडिया में पामिस्ट्री की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। लोग कहते हैं कि हाथ की लकीरों पे मत जा गालिब, जिनके हाथ भी नहीं होते उनकी किस्मत होती है। अगला क्वेश्चन यही था मेरा। अगला क्वेश्चन यही था मेरा। तो इस क्वेश्चन का मैं रिप्लाई कर देता हूं। तो देखिए, अगर आपके हाथ नहीं है, आप मुझे एक क्वेश्चन पूछिए कि हाथ की लकीरों पे मत जा गालिब, जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी किस्मत होती है। हाथ की लकीरों पे मत जा गालिब, जिनके किस्मत तो उनकी भी होती है, जिनके हाथ नहीं होते। तो देखिए, मेरा जवाब सुनिए। सबसे पहले, अगर आप पैदा हुए हो, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका टाइम होगा और आपका बर्थ प्लेस होगा, मतलब आपकी कुंडली होगी जी, ठीक है। दूसरी बात, आपके हाथ नहीं है तो आपका मुंह होगा, मुंह नहीं है तो पैर होंगे। सामुद्रिक शास्त्र है, अगर हाथ नहीं है तो मुंह तो होगा, मुंह नहीं है तो इंसान भी नहीं है। तो हाथों से नहीं बता सकते तो मुंह से तो बता सकते हैं, समझ गए। और हाथ और मुंह पार्ट ऑफ सामुद्रिक एग्जैक्टली, ये बस एक तरीका, इट्स अ वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। अगर किसी के हाथ नहीं है तो उसका फेस होगा, उसके फेस से फ्यूचर प्रिडिक्शन कर लेंगे। अगर उसका फेस भी नहीं है तो उसकी कुंडली होगी, उससे फ्यूचर प्रिडिक्शन कर लेंगे। हस्तरेखा बस एक छोटा सा तरीका है फ्यूचर प्रिडिक्शन का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ नहीं है तो आपकी किस्मत नहीं है,
है, लेकिन आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, हमारी एस्ट्रोलॉजी एक चीज कहती है कि आपको ये नहीं बताती कि भाई आप अपना फ्यूचर जो कहते हो ना, हमारे पास आओ, हम आपको प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ ही चेंज कर देंगे। ऐसा कोई भी ज्योतिष नहीं कहता। हम आपको बस एक छोटी सी एडवाइस करते हैं कि आपके सामने खड्डा है और आप गिरने वाले हो, तो थोड़ा सा सावधान हो जाओ। आपकी कुंडली में ये दोष है, आप ये उपाय करो तो आपका एक्सीडेंट का योग बन रहा है, तो उससे बस आपका नाखून टूटेगा। आपको आने वाले इवेंट्स के बारे में हम अवेयर करते हैं। अच्छे इवेंट्स है तो उसको और भी अच्छा बनाते हैं, बुरे इवेंट्स है तो उसको हम थोड़ा बहुत, लगभग 95% तक उसका इफेक्ट हम कम कर सकते हैं। ये चीज है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि लड़कों का राइट हैंड देखा जाता है मोस्टली, आपने भी देखा ही होगा, और लड़कियों को स्पेशली बोलते हैं कि इनके लेफ्ट हैंड देखने चाहिए। ओके, ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले आप हाथ के प्रकार समझो कि नो डाउट लेफ्ट और राइट, समझ गए? लेफ्ट क्या चीजों को इंडिकेट कर रहा है, राइट क्या चीजों को इंडिकेट कर रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेफ्ट और राइट दो हाथ होते हैं, तो लेफ्ट हैंड है आप भगवान के द्वारा क्या लेकर आए हो, वो इंडिकेट कर रहा है। पास्ट लाइफ, कहीं तो ये भी सुना था मैंने कि लेफ्ट हैंड पास्ट लाइफ, इसको एक्यूरेट हम नहीं मान सकते। इसको हम ये मान सकते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, भगवान ने आपकी लाइफ में लिखा क्या है। अच्छा, आप भगवान के द्वारा क्या चीजें लेके आए हो, वो लेफ्ट है। ठीक है। और राइट क्या है कि आपने अपने कर्मों के माध्यम से क्या चीजें बनाई हैं, वो आपका राइट हैंड है। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अपना लेफ्ट और राइट हैंड देखो, ठीक है? अगर किसी के भी लेफ्ट और राइट, अगर लेफ्ट हैंड में रेखाएं कम होगी और राइट हैंड में रेखाएं ज्यादा होगी, इसका मतलब ये अभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन या एंजाइटी में है। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो इतना डिप्रेशन लिखा नहीं, लेकिन अभी तुमने अपने माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से डिप्रेशन और एंजाइटी क्रिएट कर ली। समझ गए? बराबर ही है। एग्जैक्ट। तो नो डाउट, अगर बराबर है तो नो डाउट आप बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर भाग्य रेखा कमजोर हो रही है आपकी लाइफ में, जो आपका राइट हैंड है वो काला पड़ रहा है, अच्छा, थोड़ा उसका जो कलर है वो ब्लैक हो रहा है, और उसमें बहुत सारे जो ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं और क्रॉसेस बहुत आ रहे हैं राइट हैंड में, इसका मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। बहुत डीप है यार, बहुत डेप्थ है। बहुत डेप्थ है। आप रहने वाले राजस्थान के हो? यस। तो राजस्थान से रिलेटेड थोड़ी सी बात करें, बहुत सारे सवाल है मेरे अंदर। अच्छा, बताओ। कहाँ एग्जैक्टली कहाँ रहने वाले हो? मैं राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट है, चूरू डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है राजलदेसर, ठीक है? वहां पर मैं निवास करता हूँ। सालासर के एकदम जस्ट पास में है राजलदेसर, वहां पर निवास करता हूँ। सालासर बालाजी? यस, सालासर बालाजी। उनकी तो प्रसिद्धि बहुत है, बहुत विख्यात है सालासर बालाजी। मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मैं एक ही चीज मानता हूँ कि भाई मेरा कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले का, बाबा का है। मैं उनको बाबा बोलता हूँ, मेरा फेवरेट नाम है बाबा। जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ, बाबा आप देख लेना, बाबा सब देखते हैं। क्या बात है। तो उनकी तो महिमा अलग ही है। वो तो कोई ऐसा रिचुअल बताइए जो राजस्थान के टेम्पल्स में बहुत महत्व रखते हैं, या कुछ अलग राजस्थान के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता दूं हमारे राजस्थान के लोक देवता के बारे में। लोक देवता के बारे में, जब भी किसी की शादी होती है ना, तो दूल्हा दुल्हन दोनों आते हैं गाड़ी में, और जो गांव होता है या टाउन होता है या शहर होता है, उसके जो बाहर का एरिया होता है 5-10 किलोमीटर का एरिया, उसे हम कहते हैं कांकड़। राजस्थानी में कांकड़ बोलते हैं। मतलब वो मतलब पेरी हाँ, फेरी आ गई, मतलब वो गांव आने ही वाला है। कांकड़ में प्रवेश कर गए, मतलब हम नियर बाय हैं, हम बोलते हैं कांकड़ आ गई, मतलब वो गांव आने ही वाला है। तो जब भी किसी की शादी होती है और दूल्हा दुल्हन दोनों साथ में आते हैं, तो दूल्हे को दुल्हन को एक नारियल दिया जाता है जब भी विदाई करते हैं तो। अच्छा। और कांकड़ में प्रवेश करने से पहले वो नारियल को गाड़ी के टायर के नीचे फोड़ा जाता है। ठीक है। ये क्यों होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सुन के, आपको भी मैं शेयर करता हूँ। ये भोमियो जी के लिए होता है। हमारे भोमियो जी राजस्थान के एक लोक देवता है, उनके लिए होता है। भोमियो जी कौन थे? आपको बहुत शॉर्ट में बताऊं तो भोमियो जी एक राजा के पुत्र थे, ठीक है? और उस टाइम मुगल शासन था, तो मुगल शासन में जो शासक थे, उनका उस टाइम ये सिनेरियो चल रहा होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, कि जब भी किसी की शादी वादी होती थी और किसी जो मुगल शासक थे, उनको अगर किसी कोई स्त्री पसंद आ गई, तो वो क्या करते थे कि वो बोलते थे कि भाई डोली घर नहीं जाएगी, हरम में आएगी, हरम में आएगी। और जब राजा का मन भर जाता था तो वो वापस भेज देते थे। वो उस टाइम ये माहौल था, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और बुक्स में भी पढ़ लेना, इस चीज का वर्णन है। तो उस समय की बात है, उस टाइम भोमियो जी का जो काल था वो उसी समय था, मुगल शासक के समय। तो बात ये हुई कि भोमियो जी की शादी हुई, तो जो मुगल शासक थे उनको नो डाउट उनकी जो वाइफ है बड़ी पसंद आ गई,
तो उन्होंने कहा भाई वाइफ तो यहाँ आएगी। तो जो भूमियो जी के भाई थे, ये सब थे, तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने ये कहा कि उसने उनकी वाइफ को पर्दे से देखा है, मतलब घूंघट था, झीना झीना घूंघट था, वहां से देखा है, प्रॉपरली नहीं देखा। हम एक काम करते हैं, जो हमारे अस्तबल में जो घोड़ों के जो गोबर वोबर साफ करती है, बर्तन वर्तन मांजती है, उसको बढ़िया मेकअप वेकअप करके तैयार करके उसको भेज देते हैं क्योंकि वो मुगल शासक का सीधा सीधा था, या तो भेजो या लड़ो। तो वो सोचे भाई लड़े तो कहाँ, उनके भाइयों ने एडवाइस किया, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई उसको तैयार व्यार करके रानी बना के भेज दिया। कुछ एक साल हुए, सब कुछ सही चला। बाद में किसी तरीके से, बहुत लंबी स्टोरी लेकिन शॉर्ट में करके बताता हूँ, बाद में किसी एक तरीके से मुगल शासक को पता लग गया कि ये तो रानी नहीं है, ये तो अस्तबल में घोड़े के जो कहते हैं ना गोबर वगैरह साफ करने वाली और बर्तन मांजने वाली औरत, हमें तो पागल बना दिया। तो भाई वो उसको गुस्सा आ गया, तो वो एकदम गजब 5-6 साल बाद में तो उसको गुस्सा आ गया और वो जा पहुंचा। उन्होंने एक लेटर भिजवाया अपना, पुराने टाइम में कॉल तो होते नहीं थे, लेटर होते थे, अपने सेनापति के साथ में भेजते थे, संदेशवाहक। तो संदेशवाहक के साथ में लेटर भेजा कि या तो रानी दो अपने, या युद्ध लड़ो। और उस टाइम जो मुगल शासक थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी जो सेना 5 लाख लोगों की थी उस टाइम, 5 लाख लोगों की, तो पॉसिबल ही नहीं था लड़ना। तो भूमियो जी के जो भाई ने कहा कि देखो, डर गए वो कि देख कहाँ 5 लाख लोग, कहाँ हम 15-20 हजार, कहाँ लड़ेंगे उनसे, एक काम करो भेज दो। तो भूमियो जी राजपूत थे, राजपूत हमेशा से ब्रेव रहे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं करूंगा। उन्होंने एक लाइन बोली, एक गजब की लाइन है कि अगर सूरज पूर्व दिशा से उगता है और मेरी वाइफ की जो परछाई है पश्चिम दिशा में जाती है, तो मैं मेरी वाइफ की परछाई को भी उस मुगल शासक को छूने नहीं दूंगा। ये तो दूर की बात है। प्राउड, बहुत सही। तो बड़ी गजब की बात बोली, बहुत सही। तो उन्होंने कहा मैं तो ये होने नहीं दूंगा। और वो क्या, देवी माँ के बहुत बड़े भक्त थे भूमियो जी, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो लड़ाई करूंगा। भाइयों ने कहा भाई हमें तो देखो भूमियो जी जान प्यारी है, ठीक है, हम तो नहीं लड़ेंगे, ना हमारे सेनापति वगैरह भेजेंगे, तुम्हारी जो कोई 2-2.5 हजार की जो टोली बोली है उनको लेके जाओ, हम तो कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो भूमियो जी बड़ा निराश हो गए कि मेरे भाई मेरे साथ में नहीं है, ठीक है। तो वो देवी माँ के पास में, देवी माँ के बहुत बड़े भक्त थे वो, तो देवी माँ के पास में गए और देवी माँ से ये विनती की कि भाई देवी माँ, मैं तेरा इतना बड़ा उपासक हूँ, पूरी लाइफ टाइम आपकी उपासना की है, अब ये टाइम आ गया कि मुगल जो शासक है हम के ऊपर अटैक कर, हमारी बहन बेटियों को नहीं छोड़ रहा, तो अब कुछ ना कुछ तो चमत्कार दिखाओ। और ये बोल के अपना सर कलम करके देवी माँ के सामने रख दिया, वो अपना सर काट के देवी माँ के सामने रख दिया और देवी माँ वहीं प्रकट हुई। और देवी माँ ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूं, और तूने अपना सर कलम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तेरा सर जमीन पे मत रखना, जमीन पे वहीं रख दिया तो वहीं फिर वो सर जुड़ नहीं पाएगा। मतलब उन्होंने सर कलम करके देवी माँ को अर्पित किया। और देवी माँ प्रकट हुई कि भक्त मुसीबत में है। देवी माँ ने कहा मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं पूरी भैरवीय शक्ति के साथ में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन ये जो सर है ये धरती पे मत रखना, धरती पे रखते ही तुम्हारा सर जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो वो जो सर है वो अपनी माता को पकड़ा के चले गए और बिना सर के युद्ध लड़ने चले गए। वहां पे सामने मुगलों की सेना, और आपको पता है कि भाई पहले युद्ध होता था तो पहले अलग टुकड़ी, फिर ऐसे टुकड़ियां होती थी, साथ में सब लोग नहीं खड़े रहते थे 4-5 लोग कि हाँ युद्ध लड़े, टुकड़ियां होती थी कि आगे 20 हजार की टुकड़ी है ना, घोड़ों की या हाथियों की, तो ऐसे करके आगे लगभग 30-40 हजार लोगों की टुकड़ी खड़ी थी सेना की। बिना सर का घोड़े पे बैठ के योद्धा आया, सिर्फ एक योद्धा बिना सर का घोड़े पे बैठ के योद्धा आया, और सारे लोग अचंभित हो गए आगे टुकड़ी वाले कि भाई कौन है बिना सर के। और देवी माँ की शक्तियां थी तो उन्होंने बिना सर के, अब देखिए आप कलयुग में ये लोग बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि साइंस में, एग्जैक्टली साइंस में ये लोग बिलीव करेंगे ही नहीं। मतलब देखिए अगर आप धर्म को फॉलो करते हो ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये बियॉन्ड द साइंस है, ज्योतिष हुआ धर्म, ये बियॉन्ड द साइंस है, ठीक है। तो हो सकता है उनके अंदर देवी माँ का आवास हुआ होगा, ठीक है, देवी माँ उनके पास में आई होगी, उनके शरीर के अंदर उनके आई होगी, और उन्होंने जो कहते हैं ना बिना सर के
लगभग 20 से 30 हजार जो सैनिक थे उनको अकेले ने उन्होंने मार गिराया और जो खत्म कर दिया, और जो मुगल शासक थे जो बहुत बड़े वाले वो भाग गए, चंडी रूप देख के भाग गए। हाँ एकदम। और फिर क्या हुआ, उनकी माता के पास में उनका सर था, तो माता जो पहले जो छत वगैरह जो होती थी, ठीक है, वहां पे द्वारपालों को या जो अपने सेवकों को लगाई कि भाई कहाँ है, दिख रहा है क्या मेरा बेटा, ठीक है, कहाँ है। तो ऐसे करके कुछ एक भूल हुई और भूलवश उनका जो सर था वो जमीन पे गिर गया, और जमीन पे गिरते ही वहां पे मतलब कि जो कहता है ना कि उनका सर जुड़ नहीं पाया। लेकिन देवी माँ ने उनको वरदान दिया कि कभी भी जीवन में कहीं पर भी अगर कोई भी स्त्री किसी कांकड़ में प्रवेश करेगी, मतलब किसी जो कहते हैं ना विवाहित स्त्री अगर अपने ससुराल पहली बार आएगी, तो और आपका जो नारियल है, ठीक है, वो ससुराल में आने से पहले, गांव में घुसने से पहले अगर वो किसी वाहन से, या जो पहले तो भाई डोली में बराते जाते थे, अब तो गाड़ियां हैं, अगर मेरा नारियल अगर आप जो कहते हैं ना बदारेगी, मतलब नारियल फोड़ेगी, मुझे प्रसाद चढ़ाएंगे, उसकी मैं सेवा करूंगा, उसको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। समझ गए। तो अभी भी राजस्थान में मैं आपको बताऊं, मेरे खुद के दादा, मेरे खुद के पिताजी बताते हैं कि भाई कई बार तो गांव के चारों ओर एक दीपक की लो ऐसे घूमते दिखती थी रात को, और वो उनको भोमियो जी बोलते थे। तो भोमियो जी गांव के रक्षक कहे गए हैं। कोई भी गांव है उनकी जो रक्षा भोमियो जी करते हैं राजस्थान में। क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार, क्या। लेकिन आप लोग ये बोलोगे कि भाई उनके सर ही नहीं था, तो वो देख कैसे पाए? देवीय शक्ति इतनी बड़ी चीज होती है ना। बहुत सारी एग्जांपल्स है हमारे की, जैसे ज्वाला देवी में आग निकल रही है, कहाँ से निकल रही है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। ऐसी तो बहुत सारे बहुत सारी है, कामाख्या माता के एग्जांपल्स। एग्जैक्टली। तो जो कहते हैं ना धर्म ज्योतिष, ये साइंस से भी परे है, उनको भी नहीं समझ में आता ये कैसे हुआ, लेकिन है ये सालासर बालाजी आपने बताया, तो सालासर बालाजी तो एक बहुत फेमस मंदिर है, बहुत प्रख्यात मंदिर है, मैंने पहले ही बताया। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताओ, या कभी आपको फील हुआ, वहाँ पे आप रहते भी हैं वहाँ आसपास? यस, वहाँ पे जाते भी है मंदिर में, बहुत समय तक वहाँ पे कभी ऐसा फील हुआ हो कि हनुमान जी की प्रेजेंस सच में है, या कुछ भी अद्भुत सा फील हुआ हो आपको? मुझे 24 घंटे में से शायद लगभग 24 घंटे ही फील होता है कि बालाजी मेरे साथ में ही है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे बालाजी हमेशा हेल्प करते हैं। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में कुछ ऐसी चीजें, मैं आपको एक छोटा सा मेरा पर्सनल किस्सा बताता हूँ हनुमान जी का, मेरे बालाजी का, कि मैं और मेरे एक दोस्त दोनों हम महाकाल जा रहे थे मंदिर में, हाँ, महाकाल दर्शन करने। तो हम कभी भी घर से निकलते हैं तो मेरे पिताजी हमेशा कहते कि गुड़ गाय को हमेशा देना, घर से यात्रा स्टार्ट करने से पहले गुड़ है वो गाय वो माता को खिलाओ और फिर यात्रा आरंभ करो। जल्दबाजी के चक्कर में भूल गया मैं भी। लगभग घटना है 3-3.5 साल पहले की, और रात को लगभग 2:30 से 3 बजे का समय था। मुझे नींद आ गई और मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था। अब आप मानोगे नहीं कि भाई सड़क के बीच में काले कलर की गाय वो मरी हुई थी, और एकदम काले कलर की गाय, और हम जा रहे थे। नो डाउट रात को उसको दिखे नहीं, गाय के ऊपर गाड़ी चढ़ी और गाड़ी पलटे खाई, और 3 पलटे खाई है गाड़ी। सीसीटीवी कैमरा भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा की टोल है, उससे लगभग 5-6 किलोमीटर पहले वहां पे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में भी है। तो 3 पलटे खाई वहां पे गाड़ी, और खतरनाक। मेरे दोस्त को तो बहुत चोट लगी और भगवान की दया से बहुत मुश्किल से बचा वो। और मुझे एक जो कहते हैं ना कांटा भी क्या चुभता है, एक छोटे सा कांटा, खरोंच, वो भी नहीं आई, ठीक है। और हाँ, मैं 5 मिनट के लिए बेहोश जरूर हुआ था, थोड़ा सा मैं नींद में उठा, उठते ही मतलब जो गाड़ी टच ऐसे हुई तो अचानक मेरे जो कहते हो ना कि सेंसेस आउट हो गए थे, और मुझे लग रहा था कि मैं बेहोश हूँ। और आंख बंद करके, मतलब जब मुझे ऐसा लग रहा था वो बहुत गहरी नींद में, वो उठना चाह रहा, उठ नहीं पा रहा, ठीक है। तो उस टाइम है ना मुझे बालाजी दिख रहे थे, और सालासर बालाजी की जो फोटो है वो दिख रही थी, और बालाजी मुझे देख रहे थे और वो आशीर्वाद दे रहे थे कि मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 मिनट के बाद मुझे मेरी आंख खुली और एक भी खरोंच नहीं, मुझे एक भी। और दोस्त की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और बहुत मुश्किलों से वो जाके उसकी जो जान बची। तो मैं, ये तो बहुत छोटा सा किस्सा है, इतने सारे किस्से हैं कि मैं क्या बताऊं, ये पूरा पॉडकास्ट उन्हीं किस्सों में निकल जाएगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप किसी भी भगवान पे बिलीव करते हो ना,
आंख बंद करके आप कोई भी काम स्टार्ट करो, भगवान को हाथ जोड़ के बोलो, हे भगवान मैं ये काम स्टार्ट कर रहा हूं, अब आप जानो, आपका काम जाने, उस काम को सक्सेस करवाओ, वो सब करवा दे। मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी, इन दोनों की थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहता हूँ मैं। एग्जैक्टली देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि फर्क क्या है तो दोनों बालाजी बालाजी क्या फर्क है? तो सालासर बालाजी एकमात्र ऐसे, जो उनकी जो तस्वीर सालासर बालाजी की जो मूर्ति है, वो एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसमें बालाजी की बियर्ड है। अरे बियर्ड वाले बालाजी। और आपको बालाजी की किसी भी फोटो में बियर्ड नहीं, मूछें नहीं मिलेगी, कभी नहीं। सालासर बालाजी की जो फोटो में बालाजी की मूछें हैं। दूसरी बात, सालासर बालाजी का मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर सारे पुजारी गृहस्थ हैं, ब्रह्मचर्य कोई पुजारी नहीं है। तो सालासर बालाजी की दो विशेषताएं हैं। मतलब अगर मैं कहूं तो सालासर बालाजी का ऐसा रूप है जो आपके ग्रस्त जीवन में होने वाली समस्या, आपको फाइनेंशियल कंडीशन जो खराब है, आपकी लाइफ में कोई भी जो, अगर मैं कहूँ पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ या फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रॉब्लम सालासर बालाजी के, कहते हो ना, क्राइटेरिया में आती है। एक डिपार्टमेंट में आता है। हाँ, एक आपको एक सिंपल वर्ड में बताऊं, मेहंदीपुर बालाजी अपरी शक्ति है, मतलब जो बियॉन्ड द साइंस, जिसे हम कहते हैं भूत प्रेत, आत्माएं, जिन, जल्लाद, ये जो चीजें हैं वो डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं मेहंदीपुर बालाजी। तो सालासर बालाजी तो जो कहते हो ना, ग्रस्त आश्रम और ग्रस्त चीजों के जो सुख और दुख के लिए है, और मेहंदीपुर बालाजी का जो डिपार्टमेंट है प्रॉपरली अपरी शक्तियां और भूत प्रेतों के लिए है। और आप एक बार मेहंदीपुर बालाजी जाके आ जाओ, वहां पर प्रसाद कभी भी घर पे मत लाना, मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद घर पे लाए हो वहीं खा के आ गए, प्रसाद घर पे कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो मीठा हम खाते हैं वहां से एनर्जी अट्रैक्ट होके आपके कई बार पीछे भी आ जाती है। तो मेहंदीपुर बालाजी प्रॉपर उन चीजों के लिए है। और नो डाउट वहां पर जो कहते हो ना कि बहुत सारे मैंने ऐसे किस्से देखे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो बहुत ज्यादा बीमार थे, और वो लगभग 2-2, 2.5 साल से कुछ नहीं कर रहे थे, अलग ही चीजें कर रहे थे, काम धंधा सब फेल हो गया, जुए में लगे, सट्टे में लगे, नशे में लगे। लेकिन जैसे वो मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में गए ना, अचानक से शरीर में कुछ ना कुछ झंझनाटी होने लगी, कुछ ना कुछ शक्ति आने लगी। तो इसका मतलब, जो कहते हो ना, कई बार हम बिना किसी कारणवश हम बहुत एक छोटे मोटे टाइम के लिए उदास रहना नॉर्मल है। 3-4 दिन तो सबके ही, जो कहते हो ना कि दिन खराब आते हैं, उसमें सबके मूड स्विंग्स होते हैं। लेकिन अगर आप 2-2, 2.5 साल तक एकदम एनर्जी लो हो रही है, आपका कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, पड़े रहने का मन कर रहा है, गलत काम करने का मन कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई तो जो एनर्जी है, जो बैड एनर्जी है जिसे हम कहते हैं, देखिए सिंपल, देखिए एनर्जी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है, ये आप भी मानते हो। तो वो आपके कहीं ना कहीं नियर बाय है, ये आपके साथ में है, ये आपके अंदर है। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर जाओ, 100% वो एनर्जी निकल के भागेगी कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। ये मेहंदीपुर बालाजी की महिमा। लेकिन एक सवाल मेरा है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि मैं खुद गया हूँ वहां पे, तो वो एक्सपीरियंस मैंने भी देखा है। सुबह पहुंचे थे हम, लगभग 5-5:30 बजे आरती होती है वहां पे, तो पूरा सामने ही है बालाजी सरकार का वो खुलता है, दरबार खुलता है, वहाँ बहुत भीड़ थी सुबह। तो कुछ चीखें बहुत, मतलब लेडीज थी, तो कुछ तो बिल्कुल अगर सर ऐसे घुमाई जा रही है, कुछ वहां से चिल्लाना शुरू किया किसी लेडी ने बहुत तेज, और उसको पकड़ के लेके गए। तो उस टाइम तो मैं भी डरा, बहुत डरा। ठीक है। जब मैं वापस आया, मैंने सोचा, और ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा, बस मेरा एक डाउट है और वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हमने कभी किसी अमीर आदमी को या किसी वेल ऑफ आदमी को या उसके परिवार को भूत प्रेत या ऐसा कुछ भी लगते हुए, करते हुए ऐसा नहीं देखा। बट अक्सर जो ये भूत प्रेत दिखता है वो लोअर मिडिल क्लास, थोड़े से ऐसे लोअर बैकग्राउंड के लोग, उनको ही क्यों ऐसा होता है? तो क्या ये सच में भूत प्रेत है या ये कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है? देखिए, नो डाउट आप गलत भी नहीं हो कि अगर 100 लोग हैं, विशेषकर आप देखोगे भूत प्रेत की प्रॉब्लम मेल्स में कम होती है, फीमेल्स में ज्यादा होती है। ठीक है। कई बार वो घर गृहस्थी से बहुत दुखी हो जाती है, परिवार समाज से बहुत दुखी हो जाती है, तो उसको कुछ एक ऐसी जो साइकोलॉजिकल बीमारी हो जाती है कि वो चिल्लाना चाहती है, तो लोग उससे भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। 100 में से 50-60 बार यही होता है। 40 बार जो आप मुझे बोल रहे हो कि मैंने अमीरों को नहीं देखा, एज एन एस्ट्रोलॉजर दिन में 20 अपॉइंटमेंट्स लेता हूँ, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, दोनों आते हैं, मैंने दोनों को देखा है। चलो ये तो हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है,
मेरे सर्कल में ऐसा नहीं फील किया मैंने या नहीं देखा, बट आपके पास तो ऑब्वियसली आपका तो क्लाइंट, क्योंकि हमारा काम ही ज्योतिष का है, हमें लोगों को गाइड करने का काम है। तो हमारे पास तो जो कहते हैं ना कि जुआ खेलने वाले भी हैं, चोर भी हैं, पुलिस भी है अमीर भी है और सब क्रिमिनल भी है, सब भी है। सही। तो हमने तो भाई दोनों को देखा है। वाओ। अब राजस्थान की एक बड़ी अच्छी जगह है जहाँ जाके मेरी तो किस्मत बन गई। ठीक है, मैं जब भी जाता हूँ, मतलब कुछ भी अच्छा होता है मेरी लाइफ में तो मैं जाता जरूर हूँ वहाँ पे। वो है खाटू श्याम जी। हारे का सहारा, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो खाटू श्याम जी के बारे में पूरी स्टोरी मैं जानना चाहता हूँ एक राजस्थानी के मुंह से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि खाटू श्याम जी को हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहा गया है। ये क्यों कहा गया है? तो आपको पता है कि भाई जो बर्बरिक जी थे, ठीक है, तो बर्बरिक जी की एक प्रतिज्ञा थी, उनके माता ने उनको एक जो कहते हो ना कि एक प्रतिज्ञा दी थी कि तुम कहीं पर भी जाओ तो जो कमजोर पक्ष है उसकी हमेशा मदद करना। कभी भी जीतने वाले की तो मदद सब करते हैं, पैसे वाले के पीछे सब भागते हैं, गरीब के पीछे कोई नहीं भागता, हारने वाले के पीछे कोई नहीं भागता। लेकिन तुम्हारे पास इतने वरदान है, इतनी देवीय शक्तियां है, तुम एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा तुम वीक पॉइंट की तरफ रहना। उन्होंने उनको प्रतिज्ञा सी दी थी। तो महाभारत का युद्ध चल रहा था। बर्बरिक जी कौन थे ये भी बताइए। ये बताता हूँ। बर्बरिक जी जो भीम के पुत्र घटोत्कच थे, उनके पुत्र बर्बरिक थे। भीम के पुत्र मतलब भीम के पोते थे वो, अगर मैं आपको बताऊं तो जो युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो महाभारत के युद्ध में वो गए और कृष्ण जी आपको पता है कि भाई नो डाउट पूरी तरफ सपोर्ट में थे पांडवों के, पूरा प्लानिंग वगैरह कृष्ण जी देख रहे थे कि भाई कोई प्रॉब्लम ना आ जाए पूरा माइंड कृष्ण जी सब वही मेंटेन कर रहे थे, मैनेजमेंट कृष्ण जी के हाथ में था तो कृष्ण जी को पता चला कि भाई बर्बरिक जी आ रहे हैं और इनके पास ऐसे कुछ वरदान है कि जिनके कारण तो भाई हमारी सेना तो नो डाउट गड़बड़ हो जाएगी, जिसका साथ दे दिया। हाँ, और उस टाइम क्या चल रहा था कि भाई जो पांडव पक्ष है वो थोड़े जोर में थे, पांडवों की थोड़ी जीत हो रही थी। तो कृष्ण जी खुश थे कि हाँ भाई जीत हो रही है। लेकिन बर्बरिक जी की जो आने की बात सुन के कृष्ण जी थोड़े से वो हो गए कि यार अब ये आ रहे और इनके पास में इतनी शक्तियां हैं कि भाई यहाँ पर ये थोड़ा सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। तो कृष्ण जी बर्बरिक जी को एक साधु रूप में मिले गए वो। तो बर्बरिक जी को कृष्ण जी ने कहा एकदम साधु रूप में, और पुराने टाइम में साधु संतों की ब्राह्मण की सब रिस्पेक्ट करते थे, मतलब सम्मान करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जो कहते हो ना कि जो एक ये पेड़ है, ठीक है, और ये पेड़ पर जितने पत्ते हैं, आप इतने ही जो बलशाली हो, इतने ही जो पावरफुल हो, तो ये पेड़ पे जितने पत्ते हैं सबको अपने तीर से छेद के दिखाओ तो ही मैं मानूंगा। उन्होंने चेक किया बर्बरिक जी को कि भाई क्या मैंने सुन रखा है या ये सच में ही है। तो बर्बरिक जी ने अपना धनुष निकाला और पेड़ के सारे पत्ते को जो धनुष है सट 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 एक ही तीर में सारे पत्ते जो कहते हैं छेद गए। और कृष्ण जी ने एक जो कहते हो ना कि जो एक पत्ता था वो अपने पैर के नीचे दबा के रख लिया छुपके से, और वो तीर कृष्ण जी के पैर की तरफ बढ़ने लगा। तो कृष्ण जी को समझ में आ गया और वो कृष्ण जी ने पैर हटा लिया और नो डाउट वो उस पत्ते को भी छेद गया। तो कृष्ण जी को समझ में आ गया जो सुना है वो सही है। इसने एक चीज से मतलब एक तीर से सारे पत्तों को भेद दिया, और जो कहते हो ना दिमाग भी है कि भाई मेरे जो पैर के नीचे जो पत्ता था उसको भी जो छेदन करने वाले थे, तो भाई देवीय शक्तियां तो है। तो कृष्ण जी ने कहा कि भाई मैं जो मांगूंगा वो दोगे, ब्राह्मण रूप में कहा बर्बरिक जी को। तो बर्बरिक जी ने कहा कि वो समझ गए थे क्योंकि ईश्वर है, ईश्वर जिसने भगवान देख लिया ना उसकी जिंदगी, मैं कहता हूं ना कि उसके जन्म जन्मांतर सुधर गए जो ईश्वर के दर्शन कर लिए। तो बर्बरिक जी ने कहा कि भाई आप पहले बताओ आप हो कौन। तो कृष्ण जी ने अपने साक्षात रूप में दर्शन दिए बर्बरिक जी को, और बर्बरिक जी ने भगवान कृष्ण को देखा, ठीक है, और उनके जो कहते हैं ना अवतार रूप में देखा। तो वो जो इंसान जिस चीज ने भगवान को देख लिया ना, मतलब उसके लिए फिर सारी चीजें व्यर्थ है, धन दौलत जीत हार शस्त्र सब व्यर्थ है। भगवान को देख लिया, क्योंकि सब लोगों का एक एम रहता है हमें भगवान मिल जाए, हमें मुक्ति मिल जाए, शांति मिल जाए, लेकिन वो तो शांति है। उन्होंने उनको देखा तो फिर बर्बरिक जी ने हंसते हंसते अपना जो सर कलम किया, और जो नो डाउट जो सर है जो आज भी जो हमारे सिकर है वहाँ पे खाटू श्याम जी के रूप में वहाँ पर विराजमान है। और कृष्ण जी ने बाद में उनको एक वरदान दिया
कि आप भी एक कृष्ण रूप में ही पूजे जाओगे। और क्योंकि आप हारने वाले पक्ष का सहायता कर रहे थे उस समय, आप हारने वाले पक्ष की तरफ जा रहे थे, तो कोई भी व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज के लिए हारेगा और आपको याद करेगा तो आप हमेशा उनकी सहायता करोगे। इसलिए हारेगा सहारा खाटू श्याम हमारा, ये चीज है। जय बाबा खाटू जय श्याम। खाटू श्याम। इसी बहाने मैंने पूरी स्टोरी को रीवाइब किया है, और मैं जानता था ये स्टोरी, और मेरा मन कर रहा था कि एक राजस्थानी के मुंह से सुना जाए। वाह। खाटू श्याम जी की एक बड़ी एक छोटी सी मैं आपको एक सलाह दूंगा। कभी भी आप खाटू श्याम मंदिर जाओ, आप लोगों में से बहुत से लोग गए होंगे, आप खाटू श्याम जी के मंदिर में एक रिक्वेस्ट करना पुजारी जी से कि हमें एक माला दे दो, और वो जो माला है ना, अपने घर के जो मंदिर है, ठीक है, मंदिर में वो माला रख लो। आपके घर में, मैं लिख के दे रहा हूं, कभी भी धन की प्रॉब्लम नहीं होगी। बस वो छोटी सी चीज करो, बहुत शानदार इफेक्ट आएगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये मैं पक्का करूंगा। अच्छा, वापस आते हैं पामिस्ट्री के ऊपर, हस्तरेखा के ऊपर। पैसा कितना है मेरी लाइफ में, ये कौन सी लाइन बताएगी? और अगर कहीं ऐसा भी पता लग सकता है कि पैसा कभी लॉस होगा कि नहीं होगा, अगर लॉस हो गया तो रिकवर हो सकता है नहीं हो सकता, ये सब कुछ पता लगा सकते हैं क्या हम लोग? एग्जैक्टली। कौन सी लाइन है? देखिए, आपका हाथ में सबसे पहले एक रेखा होती है जिसे हम कहते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा वो कौन सी है, क्या है? तो अपना हाथ है, भाग्य रेखा हमेशा मिडिल फिंगर की तरफ जाएगी। जैसे मेरे हाथ से एक रेखा यहाँ से स्टार्ट होकर मिडिल फिंगर की तरफ जा रही है, और आपका हाथ अगर हम ऐसे करें तो यहाँ से एक रेखा स्टार्ट होकर मिडिल फिंगर की तरफ जा रही है। मतलब जो नीचे से लाइनें स्टार्ट होकर आपके मिडिल फिंगर की तरफ जा रही है ना, लाइक दिस वन और दिस वन, ये सारी रेखाएं आपकी भाग्य रेखा। मतलब कोई भी रेखा अगर नीचे से स्टार्ट होकर आपकी मिडिल फिंगर की तरफ जा रही है, वो आपकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा क्या बताती है? आपकी चादर बताती है। हम एक छोटा सा वर्ड यूज करते हैं, भाग्य रेखा से इंसान की चादर का पता चल जाता है कि इंसान कितना ऊंचा जाएगा, कितने लेवल तक जाएगा। अगर भाग्य रेखा किसी के हाथ में बहुत ज्यादा खराब है तो चादर छोटी है, मतलब वो कितना भी मेहनत कर ले उस लेवल तक इतना नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। लेकिन एक फैक्ट और है, आपके कर्म आपके हाथों की लकीरों को भी बदलते हैं। तो नो डाउट आप उस समय अंतराल में भगवान की भक्ति करो, आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करो, तो आपकी हाथ की लकीरों में जो भाग्य रेखा वो भी स्ट्रांग होती जाएगी। आप कभी भी किसी भी सक्सेसफुल इंसान का हाथ देख लेना, उसके हाथ में भाग्य रेखा बड़ी प्रबल दिखेगी। आप कभी किसी गरीब व्यक्ति का हाथ देख लेना, उसके हाथ में भाग्य रेखा बड़ी कटी फिटी मिलेगी। तो भाग्य रेखा यूजुअली क्या इंडिकेट करती है? आपकी लाइफ में धन को, आपकी लाइफ में पैसों को। किसी भी पैसे वाला जो व्यक्ति है, जो सेल्फ मेड है, जो अच्छा धनाढ्य है, उसके हाथ में एक से ज्यादा आपको भाग्य रेखाएं मिलेगी, जैसा कि आपके हाथ में। तो भाग्य रेखा से आपका प्रॉपर मनी और फिनेंसेस पता लगता है, और वहां से हम लोग जज करते हैं भाग्य रेखा से कि भाई ये भाग्य रेखा ऐसी है तो ये व्यक्ति का जो धन की स्थिति इतनी है। लेकिन आपको एक मैं शॉर्ट फॉर्मूला बता देता हूं। अगर आपके हाथ में एक से ज्यादा भाग्य रेखा है और आपकी भाग्य रेखा यहाँ से स्टार्ट होकर आपकी, मतलब साइड के कॉर्नर से स्टार्ट होकर आपके हाथ के मिडिल फिंगर की तरफ जा रही है, तो 101% ये व्यक्ति अपने बलबूते पर अच्छा खासा पैसा वाला बनेगा। वापिस सुनो, आपके हाथ का ये जो कॉर्नर है, यहाँ से स्टार्ट होकर आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, मतलब ऊपर ना जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आधी हाथ तक चली जाए ना, और इसका जो रास्ता हो वो मिडिल फिंगर की तरफ हो, तो पहला योग है धन का, बहुत अच्छा खासा धन होगा। दूसरा योग क्या है? आपके हाथ में देखो बॉक्सेस कितने हैं, मतलब स्क्वायर के साइंस कितने हैं, ये देखिए, आप काउंट करो, जितने साइंस बॉक्सेस के आपके हाथ में होंगे उतना ही धन का योग अच्छा बनेगा व्यक्ति के लाइफ में। बॉक्सेस हो गए, ट्राइंगल हो गए, ये दोनों चीजें मनी को इंडिकेट करती है। तो जितने बॉक्सेस और ट्राइंगल्स के साइंस जितने होंगे, नो डाउट व्यक्ति मनी मतलब धन को इंडिकेट करती है। तीसरा योग पैसों का, आपके हाथ में आपका वीनस वो पैसों को इंडिकेट करता है। शुक्र, आपके, यस एग्जैक्टली, शुक्र लग्जरी है। आप अपना हाथ ऐसे कीजिए और इसको आंख बंद करके ना टच कीजिए। अगर आपको ये माउंट थोड़ा ऊंचा दिख रहा है और ये आप इसको अगर टच करोगे तो ये पल्पी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कहीं ना कहीं शुक्र बलवान है। और शुक्र बलवान होगा तो नो डाउट व्यक्ति के जीवन में लग्जरी, ऐशो आराम, भोग, ऐश्वर्य सब रहेगा। और एक दो योग और बता दूं सभी दर्शकों के लिए, अपने हाथ की फिंगर ऐसे कीजिए। अगर आपके हाथ में आपकी जो रिंग फिंगर है, आपकी इंडेक्स फिंगर से बहुत ज्यादा लंबी है, तो नो डाउट आप ऐसे किस्म के इंसान रहोगे कि आपकी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट और धन ये बहुत अच्छा खासा रहेगा। मतलब ये इंडिकेट करती है रिंग फिंगर का लंबा होना कि आपका सूर्य प्रबल है। सूर्य प्रबल होना मतलब आपकी लाइफ में
आपका लोगों पर इम्पैक्ट क्या रहेगा, आपकी लाइफ में लग्जरी कितनी रहेगी, कंफर्ट कितना रहेगा। तो ये चौथा योग है कि अगर आपकी जो रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से लंबी है, चाहे थोड़ी सी भी क्यों ना हो, तो भी धन का योग है। एक और योग मैं आपको बताता हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट योग है। आपके हाथ में आपकी लाइफ लाइन, आपकी ये माइंड लाइन, इन दोनों के बीच में अगर किसी के ट्राइंगल्स या बॉक्सेस बन रहे हैं, जिसे हम कहते हैं धन का कोठा, मतलब धन का कोठा मतलब कोठारी। कोठारी मारवाड़ी शब्द है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपकी लाइफ लाइन और आपकी माइंड लाइन के बीच में जितने ट्राइंगल्स और स्क्वायर होंगे उतने ही आपके पैसे के योग बढ़ेंगे, उतने ही आप धनाढ्य होंगे। कुबेर का खजाना। एग्जैक्टली, ये कुबेर का खजाना कहा गया है। तो बहुत सारी रेखाएं होती है धन की, नो डाउट। क्या बात है, अब पता लग गया ना। अपने अपने हाथ देखो, कमेंट करके बताओ कि कितना पैसा है। सब कैमरामैन की तरफ देख रहा था, वो अपना हाथ ही देख रहे थे। नहीं, कैमरा पीछे जो खड़े हैं वो लोग भी अपने हाथ देख रहे हैं, सब अपने अपने हाथ देख रहे हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत मजा आ गया मुझे तो। और मुझे तो मतलब मजा आएगा ही, जो 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 चीजें बता रहे हो सब कुछ सही सही जा रहा है। राजयोग क्या होता है सर? राजयोग के बारे में बहुत सुना है कि आपकी किस्मत में राजयोग है, तो ये सही होता है, गलत होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, होता क्या है? देखिए, आपने कुंडली जब हम होरोस्कोप रीड करते हैं तब आपने उसमें सुना होगा कि भाई आपकी कुंडली में राजयोग है, लेकिन आपने कभी भी आपकी पाम में राजयोग के बारे में नहीं सुना होगा, आपके हाथ में राजयोग के बारे में नहीं सुना होगा। हम कैसे देखते हैं आपके हाथ में राजयोग है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ एक छोटे छोटे टिप्स है। अगर वो चीजें आपके हाथ में है तो ये मेरी गारंटी है, मैं आपके पॉडकास्ट में बैठ के मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, वो व्यक्ति जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। वो चीजें क्या है, ध्यान से देखना। आपके हाथ में आपकी लाइफ लाइन है, ये वाली, ठीक है। अगर आपको लगता है लाइफ लाइन से ऐसे छोटी छोटी रेखाएं निकलकर ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ये लाइफ लाइन है, हाँ ऊपर की तरफ, जैसे लाइफ लाइन ये रही और इस लाइफ लाइन से निकल कर रेखा ऊपर की तरफ जाए, मतलब ऐसे लाइक दिस ऊपर की तरफ छोटी छोटी, चाहे कम से कम 2 रेखाएं हो, अगर 2 से ज्यादा रेखाएं तो बहुत बढ़िया, कम से कम 2 रेखाएं ऊपर की तरफ जाए, और जितनी ज्यादा रेखाएं जा रही उतना बेस्ट है। तो पहली बात, आपके हाथ में राजयोग है। अगर आपकी लाइफ लाइन से छोटी छोटी रेखा निकलकर ऊपर की तरफ जा रही है, 100% राजयोग है। दूसरा राजयोग, अगर आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे, ये वाली अंगुली, इसके नीचे बॉक्स का साइन हो, बॉक्स का साइन हो तो भी राजयोग है। दूसरा, तीसरी चीज, आपके हाथ में तीसरा राजयोग क्या होता है? बॉक्स का साइन हो। एग्जैक्टली, बॉक्स का साइन इंडेक्स फिंगर के नीचे राजयोग को इंडिकेट करता है। तीसरी चीज क्या है, हम कैसे राजयोग का देखेंगे? आपकी माइंड लाइन है, आपकी माइंड लाइन के जो लास्ट में अगर ये 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, मतलब लाइफ लाइन जो माइंड लाइन है, आपकी मस्तिष्क रेखा, लास्ट में अगर इसके डिवाइडेशंस है तो भी ये राजयोग को इंडिकेट करती है। चौथा राजयोग क्या होता है? आपके हाथ में आपकी हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन के लास्ट में ब्रांचेस है, मतलब छोटी छोटी ऐसे ब्रांच निकल रही है आपके हाथ में जो आपकी हार्ट लाइन में, तो भी ये भी एक राजयोग है। पांचवा, ये क्या राजयोग होता है? आपके हाथ में आपकी रिंग फिंगर, इसके नीचे छोटी सी जैसे रेखा है और आपकी नीचे की तरफ जा रही है, जिसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। रिंग फिंगर के नीचे छोटी सी ऐसे रेखा निकल रही है या बड़ी रेखा हो और वो नीचे की तरफ जाए, इसे हम सन लाइन कहते हैं, नेम और फेम की लाइन भी कहते हैं। तो ये रेखा जिसके हाथ में होगी, नो डाउट नेम और फेम बहुत कमाएगा वो, ये भी एक राजयोग है। और 1-2 चीजें और बता दूं, आपकी मिडिल फिंगर के नीचे जितनी खड़ी हुई रेखाएं होगी वो भी राजयोग है। आपके हाथ में आपकी जो मणिबंध रेखा, जो आपके हाथ में ऐसे करो, और ये जो लाइन होती है ना, आपकी ब्रेसलेट लाइन होती है, मैं आपको इसमें शो कर देता हूँ, आप ऐसे कीजिए अपने हाथ को, और ये जो लाइन है ये आपकी ब्रेसलेट लाइन है, इसे हम कहते हैं मणिबंध रेखाएं। अगर यहाँ से ऐसे ऊपर वाला जो ब्रेसलेट लाइन है ना, यहाँ से ऐसे छोटी छोटी रेखा निकलकर ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ये भी एक राजयोग है। और अगर आपके हाथ में 3 या 3 से ज्यादा आपकी ब्रेसलेट लाइन है, यू कैन काउंट इट, 1 2 3, अगर 3 या 3 से ज्यादा आपके ब्रेसलेट लाइन है तो भी एक राजयोग है। और एक लास्ट ऐड और करूंगा, अगर यहाँ पर ये जो लाइन है ऊपर वाली, इसमें से छोटे छोटे द्वीप के निशान हो, मतलब गोला गोला गोल 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 चेन जैसी लाइन हो, तो ये भी एक राजयोग है। इतने सारे राजयोग हैं, मतलब हर किसी का कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। नहीं, अभी आधे बताए हैं, आधे और बाकी है, वो कभी और बताएंगे। नहीं तो मेरा कहना ये है कि इतने सारे तरीकों से अगर राजयोग है तो कोई एक तो किसी ना किसी के हाथ में निकलेगा ही, तो क्या कंफर्म है कि राजयोग है? देखिए, मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर जितने भी मैंने आपको साइंस बताए हैं, अगर उन साइन में से आपके हाथ में अगर मिनिमम 4 साइन है, मिनिमम 4 साइन है, तो 101% आपका जो पाम है राजयोग वाला पाम है। और जितने ज्यादा साइन है, मतलब उतना ही पाम आपका, जो कहते हैं ना प्योर पाम है, उतना ही सक्सेसफुल होने वाला पाम है।
आप एक चीज कभी भी नोट कर लेना, मैंने हमेशा नोट की है, मेरी खुद की रिसर्च है, अमीरों के जो हाथ होते हैं ना बड़े गुलाबी होते हैं, और जो मीडियम क्लास और थोड़े लोअर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनके हाथ बहुत कठोर होते हैं। कभी नोट किया है? हाँ, नोट किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो काम करते हैं ना, मतलब हाथ को यूज करने वाला काम, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट है, लेकिन कोई कोई अमीर होता है वो भी जिम विम करता है। हाँ। अमीर लोग जिम करते हैं तो वो भी तो फिजिकल मेहनत करते हैं, उनके भी हाथ कठोर होने चाहिए। ये क्या है, एक बड़ा गजब का एक छोटा सा मैं आपको धन का योग बताऊंगा। अगर आपका हाथ गुलाबी है, हल्का सा पिंक है, और आपके हाथ को टच करो तो बड़ा सॉफ्ट है, तो इसका मतलब 101% आप पैसे वाले जरूर बनेंगे। अगर जितना हाथ आपका कड़क है, आप टच करो स्किन उतनी ही ड्राई और कड़क लग रही है, गुलाबी नहीं है, काला है, पीला है, नीला है, तो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम या थोड़ी बहुत आपको जो कहते हैं ना पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आपको जरूर रहेगी। तो स्पेशली जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनके तो मोस्टली हाथ कोमल ही होते होंगे, होते हैं जितने मेरे आसपास हैं, मैंने तो सबके मतलब मम्मी बहन जितने, तो इस हिसाब से तो सभी अमीर होने चाहिए, ऑल्दो है मेरी मम्मी और बहन। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा जी। और मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, आप फॉरेन कंट्री में जाओगे, जैसे ठंडे इलाके हैं, वहां पर आपको लोगों के हाथ पिंक और गुलाबी दिखेंगे जी, है ना। आप साउथ अफ्रीका जाओगे, मैंने कहा काले हाथ अच्छे नहीं होते, तो लोगों के हाथ काले दिखेंगे। तो आपको कंपैरिजन करना है, लड़कियों के हाथ कोमल होते हैं, लेकिन कोमल हाथ में भी कितने कोमल हैं। ओके, समझ गए? समझ गया। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारे अब्रॉड क्लाइंट्स बहुत आते हैं, क्योंकि वो पामिस्ट्री में बड़ा बिलीव करते हैं, विदेश वाले लोग। उनके हाथ सबके पिंक होते हैं और गुलाबी लाल होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, नो डाउट। किसी के मैंने कड़क हाथ नहीं देखे फॉरेनर के, सबके लगभग गुलाबी से होता है, कुछ काम नहीं करते। लेकिन कंपैरिजन करना है कि भाई ये जो कहते हो ना पिंक है और गुलाबी है, इन लोगों का तो इन प्रदेश की जो लोगों का तो होता ही है, लेकिन कंपैरेटिवली कितना है वो हमें नोट करना है। साउथ अफ्रीका वाले लोगों का हाथ काला होता है, लेकिन जो मैं कहता हूं ना कि जो फेस के कंपैरिजन में कितना डार्क है वो हमें जज करना है, और ये अच्छा हस्तरेखा विशेषज्ञ ही जज कर सकता है। और आप भी ट्राई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी बहन के, सिस्टर के, मम्मी के हाथ टच करके देखो, ठीक है, आपको मालूम हो जाएगा कि भाई स्त्रियों का हाथ इतना लेवल तक नॉर्मल कोमल होता है। और आप जब तीसरी बार किसी और का हाथ छूओगे, किसी अमीर का, और आपको लगेगा अरे ये तो ज्यादा कोमल है, इसका मतलब पैसा है। वो चीज है। चलो, अब मैं अपने हजारों लाखों युवा भाई बहनों की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए सबसे मेजर सवाल पूछता हूँ, जिसका इंतजार मुझे लगता है अरविंदा कर रहा होगा अभी पॉडकास्ट के अंदर, कि शादी का क्या मामला है। शादी मैरिज लाइन कौन सी होती है, ठीक है, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कब होगी, कितनी अच्छी चलेगी, कौन सी लाइन है, ये बताइए। देखिए, मैंने आपको पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बताया कि आपके हाथ में ये वाली जो लाइन होती है ये आपकी हार्ट लाइन है। हाँ। आपके हार्ट के इंडिकेट करती है आपके दिल में क्या चलेगा, आप दिल से कैसे इंसान हो, दिल से खराब हो, अच्छे हो, दिलदार हो, वो सब चीजें आपकी ये हार्ट लाइन इंडिकेट करेगी। ठीक है जी। तो अगर आपकी हार्ट लाइन में आपके बहुत सारे क्रॉसेस हो, आप देख सकते हो, अगर आपके हार्ट लाइन में ऐसे क्रॉसेस और लाइंस बहुत ज्यादा हो, ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो, इसका मतलब आपका हार्ट ब्रेक जरूर होगा। इसका मतलब 101% आपकी लाइफ में या तो आपके बहुत ब्रेकअप्स होंगे, या आपके घनिष्ठ लोग, बहुत ज्यादा जो गहरे लोग हैं, वो आपका दिल तोड़ के जाएंगे। पहली बात। दूसरी कोई बात, भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी फीमेल, मेल, आपका बहुत अच्छा दोस्त, आपका भाई जैसा दोस्त आपका हार्ट ब्रेक करेगा। जरूरी थोड़ी है दिल में बस लड़कियां ही होती हैं, बिल्कुल होता है, दोस्त भी होते हैं। तो आपके हार्ट लाइन में जितने क्रॉसेस और जितने कट्स होंगे उतने ही आपके हार्ट ब्रेक होंगे। दूसरी बात, अब आ जाते हैं मैरिजेस पे। ठीक है, शादी की लकीर कौन सी होती है? देखिए, अपने हाथ को ऐसे करो, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। हाथ को ऐसे किया और अपनी जो सबसे छोटी वाली अंगुली है, छोटी वाली अंगुली का बेस कहाँ है? यहाँ, ठीक है। और ये जो हार्ट लाइन स्टार्ट कहाँ से हुई? यहाँ से हुई, ठीक है। और इसको ऐसे करो, बेस से लेकर, छोटी वाली अंगुली की बेस से लेकर जहां से हार्ट लाइन स्टार्ट हुई है, इसके बीच में लाइंस देखो, कितनी लाइंस है, ठीक है। ये सारी लाइंस प्रणय रेखा होती है। मतलब आप जीवन में उतने ही बार आप अट्रैक्ट हुओगे किसी व्यक्ति से, किसी जो कहते हैं ना, अगर मेल हो तो किसी फीमेल से उतनी बार अट्रैक्ट हुओगे, बहुत ज्यादा। अगर फीमेल हो तो किसी मेल से आप उतनी बार अट्रैक्ट होगे। वो सारी प्रणय रेखा है। अब उसमें सबसे जो बड़ी लाइन है
उसमें देखो किसी किसी के एक होगी, एक है तो उसका तो झंझट ही मिटा, झंझट मिट गया, ठीक है, मतलब एक लाइन है मैरिज लाइन है तो हाँ यही है। मेरा तो अगर किसी के एक से ज्यादा, किसी के 3 होगी, किसी के 4 होगा, तो उसमें सबसे बड़ी लाइन देखो, बड़ी लाइन है वो आपकी मैरिज लाइन है, उसमें सबसे बड़ी लंबी लाइन देखो वो आपकी मैरिज लाइन है। और अगर आपकी मैरिज लाइन एकदम सीधी हो, ठीक है, ज्यादा कटी, मतलब ऊपर से कट्स ना हो, एकदम सीधी हो, स्ट्रेट हो, स्मूथ हो, मतलब मैरिटल लाइफ भी स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है कि एकदम चिल रहो, प्रॉब्लम फ्री रहो, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैरिज लाइन आपकी बहुत ज्यादा नीचे की तरफ झुकी हुई हो, मतलब ये जो आपकी हार्ट लाइन है ना उसकी तरफ ऐसे झुकी हुई हो ऐसे, तो इसका मतलब मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, आपके डाइवोर्स भी हो सकता है। तीसरी बात, आपकी अगर जो मैरिज लाइन है अगर आगे से 2 पार्ट में फोक बना रही हो, मतलब वीक का शेप या डिवाइडेशन हो, अगर सबसे जो बड़ी लाइन है ना आपकी मैरिज लाइन अगर आगे से 2 पार्ट में डिवाइड हो, इसका मतलब आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जरूर रहेगा। चौथी बात, आपके हाथ में मैरिज लाइन जो है अगर उसके ऊपर 1-2 रेखा जरूर है, जैसे ये सबसे बड़ी लाइन मैरिज लाइन मेरी बीच में है, इसके बाद में भी अगर मेरी यहां पर इस साइड में जो लिटिल फिंगर का बेस है उसके नियर बाय 1-2 रेखा और होती, तो इसका भी मतलब मेरी शादी के बाद में किसी न किसी से तो जो कहते हैं ना दिल का कनेक्शन जरूर रहेगा। और अगर आपको लव मैरिज के बारे में जानना है कि क्या मेरी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, इसके कुछ टिप्स और साइंस होते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपके हाथ में आपकी जो यहां पर जो मैंने आपको मैरिज लाइंस बताई है, यहां पर 2 या 2 से ज्यादा रेखा हो, पहला। दूसरा, आपके हाथ में ये जो आपकी हार्ट लाइन है ये आपकी लास्ट में इसमें ब्रांचेस बहुत हो, मतलब 2 या 2 से ज्यादा ऐसे छोटे छोटे ऐसे ब्रांचेस हो यहाँ पे, मतलब डिवाइडेशंस हो। तीसरा, आपके हाथ में जो माइंड लाइन है ये एकदम स्ट्रेट हो, सीधी हो, ठीक है। चौथा, आपके हाथ में जो आपकी जो फिंगर्स है, फिंगर्स में आपकी ये जो रिंग फिंगर है ये आपके इंडेक्स फिंगर से ज्यादा लंबी हो, ठीक है। तो ये अगर चारों साइन किसी के हाथ में है ना तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपकी लव मैरिज होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत हाई संभावना आपकी लव मैरिज को इंडिकेट करती है। इसके अलावा भी 1-2 साइंस ऐसे और होते हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूं। अगर आपके हाथ में आपकी लाइफ लाइन और आपकी माइंड लाइन दोनों के बीच में जैसे ये जुड़ाव है ना, अगर किसी किसी के बीच में जुड़ाव नहीं होता, गैप रहता है स्टार्टिंग में, तो गैप होता है ना, वो उतना ही इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट इंसान होता है, वो कभी किसी से दबके नहीं रह सकता। तो अगर ये जो कहते हो ना कि ऐसा गैप नहीं हो कि एकदम थोड़ा जो कहते हो ना कि उन दोनों के बीच में गैप हो, जुड़ाव ना हो कि इन दोनों के बीच में गैप हो, आपकी लाइफ लाइन और आपकी माइंड लाइन के बीच में ये जो गैप जो जुड़ाव ना होकर गैप हो, तो भी इंडिकेशन कहीं ना कहीं ज्यादा होते कि ये व्यक्ति लव मैरिज करेगा या करेगी। और कब होगी मैरिज ये भी पता लग जाएगा। यस, बताता हूँ। हाँ। हम पामिस्ट आपको ये बता सकते हैं कि क्या आपकी मैरिज सही उम्र में होगी या नहीं होगी। देखिए कैसे पता लगाते हैं, आपके हाथ में ऐसे कीजिए, और जो मैंने कहा कि आपकी जो मैरिज लाइन्स है, आपकी यहाँ पर जितने भी लाइन उसमें सबसे लंबी लाइन फाइंड आउट करो, वो आपकी मैरिज लाइन है। अगर मैरिज लाइन आपके हाथ के एकदम मिड में हुई तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो शादी का समय है एकदम सही है, आपकी सही एज में शादी हो जाएगी, लेट नहीं होगी। लेकिन अगर ये जो मैरिज लाइन थोड़ी ऊपर की खिसकी हुई है, मतलब आपकी जो लिटिल फिंगर के बेस की तरफ है, मतलब यहां पर ना होकर यहां पर है, थोड़ा उस तरफ सरकी हुई है, खिसकी हुई है, इसका मतलब शादी लेट होगी। इसका शॉर्ट फॉर्मूला बताऊं, सबसे लंबी वाली लाइन जितनी ऊपर की तरफ होगी उतना ही लेट होगा, ओके ओके। और जितनी ज्यादा नीचे की तरफ होगी उतना ही जल्दी होगा। अच्छा, नाइस नाइस। पामिस्ट्री बहुत चीजें बता सकती है आदमी की पर्सनैलिटी के बारे में। तो अब ये भी बताइए, माउंटेन्स होते हैं ना, बहुत सारे माउंट्स होते हैं हमारे, वो क्या इंडिकेट करता है हमारी पर्सनैलिटी? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है माउंट्स के बारे में। अब सबसे पहले देखो कि आपको पता होगा कि भाई आपके जो हमारे हिंदू शास्त्र में, हमारे हिंदू ज्योतिष में नवग्रहों का वर्णन किया गया है। 9 प्लैनेट्स हमारी कुंडली में होते हैं, वो सारे के सारे 9 प्लैनेट्स हमारे हाथ में भी होते हैं। अब सबसे पहले देखिए कि वो 9 प्लैनेट्स कहाँ होते हैं। देखिए, आपकी सबसे छोटी वाली अंगुली है, उसके नीचे का जो माउंट है वो आपका बुध है। बुध मतलब बुद्धि, बिजनेस, व्यापार, व्यक्ति की जो कहते हो ना चतुरता। ये माउंट जितना ऊंचा होगा और ये अंगुली जितनी लंबी होगी, मतलब बुद्धि, व्यापारिक बुद्धि, व्यक्ति में चतुरता, व्यक्ति में बिजनेस माइंड का होना, व्यक्ति की कम्युनिकेशन, ये सब बुध है। तो ये जितना अच्छा होगा, फिंगर जितनी लंबी होगी, नो डाउट ये सारी पर्सनालिटीज उस व्यक्ति में उतनी ही ज्यादा होगी। सेकंड थिंग, आपकी रिंग फिंगर, उसके जो नीचे का माउंट आपका सूर्य है, आपका सन है। तो सन माउंट मतलब यहाँ पर अगर आपको 2 ऐसी खड़ी हुई रेखाएं हैं, या यहाँ पर एक सीधी खड़ी हुई रेखा है, या यहाँ पर क्रॉस नहीं है आपकी रिंग फिंगर के नीचे,
और ये अंगुली लंबी है, टेढ़ी नहीं हूं, एकदम ऐसे देखने में लगती हूँ सीधी है, टेढ़ी नहीं है, इसका मतलब आप सूर्य प्रधान इंसान हो। सूर्य वाले इंसान बहुत तेज प्रताप वाले होते हैं। ये लोग किसी से भी बात करेंगे, उन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल ऐसी होगी कि सामने वाला प्रभावित होगा, सामने वाले पे दबाव जरूर छोड़ेंगे। जिनका सूर्य अच्छा है, जो मैंने आपको हाथ में कंडीशन बताई, तो नो डाउट वो व्यक्ति कभी किसी व्यक्ति से एक बार भी मिल ले तो वो व्यक्ति भूल नहीं पाता उसको कि यार वो व्यक्ति से मिले थे। अगर सूर्य किसी का प्रबल है तो वो व्यक्ति किसी से भी एक बार मिल ले तो वो व्यक्ति भूल नहीं पाता कि यार उससे मिले थे। मतलब एक अच्छा प्रभाव, एक अच्छा इंपैक्ट सूर्य है। तीसरी चीज, सूर्य नेम और फेम है। वो व्यक्ति पॉपुलर बहुत होगा। अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा है या सूर्य पर्वत अच्छा है, आप पॉपुलर बहुत होगे। पॉपुलर का मतलब ये नहीं हो कि इंडस्ट्री में जाओगे, इसका मतलब ये भी है कि आप गांव की मुखिया हो, आप अपने आईटी फील्ड में हो तो आईटी फील्ड में भी अच्छे खासे, दोस्तों में अच्छे खासे पॉपुलर हो। पॉपुलैरिटी देता है। चौथी चीज, ये चीज इंसान को नो डाउट एक अच्छा नेतृत्व का गुण देती है, मतलब लीडरशिप पावर। जिसका प्रबल होगा नो डाउट व्यक्ति हजारों लोगों को लीड कर लेगा, सूर्य वाला इंसान। फिर हम आते हैं सैटर्न पे। आपके मिडिल फिंगर के नीचे का जो माउंट है ये आपका शनि है, आपका सैटर्न है। तो देखिए, अगर आप टच करो, आंख बंद करके सैटर्न को टच करो, अगर ये आपको सीधा लग रहा है, मतलब फ्लैट है, और इसके नीचे क्रॉसेस नहीं है, और इसके नीचे बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही, मतलब ये माउंट को टच करो, अगर ये मिडिल फिंगर के नीचे का माउंट एकदम फ्लैट है और ज्यादा क्रॉसेस और ज्यादा कट्स नहीं है और मिडिल फिंगर सीधी है, टेढ़ी नहीं है, इसका मतलब आप शनि प्रधान हो, आपके अंदर शनि की प्रधानता है। शनि प्रधान लोग कैसे होते हैं? इंट्रोवर्ट होते हैं। वो अकेले में बैठना ज्यादा पसंद करेंगे, इतना ज्यादा पार्टी वार्टी पसंद नहीं करेंगे। दूसरी बात, जिसका सैटर्न अच्छा होगा, जो मैंने क्वालिटीज बताई, जिसके हाथ में ऐसी फिंगर है मिडिल फिंगर, तो नो डाउट ये लोग हमेशा एक अच्छे खासे एनालिसिस्ट होंगे, मतलब एनालिसिस पावर अच्छी होगी, वो डेटा एनालिसिस बन सकते हैं। शेयर मार्केट में बहुत अच्छा वो लोग काम करते हैं, शेयर मार्केट में बहुत पैसा भी कमाते हैं। चौथी बात ये होती है, ऐसे लोग हमेशा कोई ना कोई ऐसा जरूर काम करते हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत गजब की रहती है, मतलब वो नॉलेज के मामले में बहुत शानदार रहेंगे। चौथी चीज, ये लोग हमेशा एक अलग ही दुनिया में रहेंगे, ये ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे, इन लोगों के दोस्त ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन जितने भी दोस्त होंगे वो बहुत गहरे दोस्त होंगे। मतलब ये ज्यादा अपने आप को फैलाना पसंद नहीं करते, ये लिमिटेड एरिया में रहकर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ करते हैं, खुद भी ग्रोथ करते हैं, अपने दोस्तों को भी ग्रोथ करवाते हैं। ज्यादा लोगों से ये जो कहते हैं ना मुंह नहीं लगते, लिमिटेड लोगों से मुंह लगते हैं, लेकिन जो इनके दोस्त हैं उनके साथ में दोस्ती बहुत अच्छी होती है। उसके बाद में आपका इंडेक्स फिंगर है, इसके जो नीचे का माउंट है आपका जुपिटर है। जुपिटर कैसे जज करना है? अगर जुपिटर माउंट के नीचे क्रॉस हो, यहाँ पे अगर क्रॉस हो और आंख बंद करके अगर टच करो तो ये आपको थोड़ा ऊंचा लग रहा हो, टच इट, आपको अगर थोड़ा सा ऊंचा लग रहा हो, ठीक है, और आप अगर इसके नीचे टच करो तो थोड़ा सा से पल्पी फील हो रहा हो, ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जुपिटर अच्छा है, आपका गुरु अच्छा है। गुरु क्या है? गुरु सबसे पहली बात है कि आपका डोमिनेंसी, मतलब 10 लोग बैठे हैं और बीच में गुरु वाला इंसान बैठा है और उसने एक भी बात बोल दी तो सब लोग सुनेंगे। मतलब गुरु ज्ञान है, गुरु शिक्षा है, गुरु स्पिरिचुअलिटी है। जिसका गुरु अच्छा होगा, भगवान में फेथ अच्छा होगा उसका। 2 नंबर, जिसका गुरु अच्छा होगा नो डाउट नॉलेज ओरिएंटेड बहुत होगा, या तो वो बहुत हाई फाई एजुकेटेड इंसान होगा, बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान होगा, और अगर उसकी पढ़ाई कुछ फैमिली इश्यूज के कारण नहीं भी रही तो भी वो नॉलेजेबल बहुत होगा। तीसरी चीज, गुरु इंडिकेट करता है कि आपकी लीडरशिप, जैसे सूर्य इंडिकेट करता है वैसे गुरु लीडरशिप का कारक है। गुरु वाले इंसान नो डाउट बहुत गजब के लीड करते हैं। चौथी बात, गुरु जॉब को भी इंडिकेट करता है। जिसका गुरु बलवान होगा वो अपने जॉब में 101% है, बहुत हाई फाई लेवल पर जाएगा, वो बहुत अफसर लेवल पर जाएगा। सरकारी नौकरी है तो नो डाउट सरकारी अफसर बनेगा, प्राइवेट जॉब है तो सीईओ, बोर्ड मेंबर्स के लेवल तक भी ये चले जाएगा जिसका गुरु प्रबल हो। गुरु आत्म सम्मान, मान सम्मान है, गुरु वाले को रिस्पेक्ट मिलेगी। गुरु वाला इंसान जिस कहीं पर भी जाएगा, बैठेगा, सामने वाला अपने आप उसको रिस्पेक्ट देगा। ये जुपिटर है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या बात। आपके हाथ में यहाँ पर अभी 4 ग्रह हुए हैं, यहाँ पर आपका वीनस है, आपके अंगूठे के नीचे का माउंट ये वीनस है, शुक्र है। शुक्र की क्या विशेषताएं होती है? शुक्र ग्रह सबसे पहले इंडिकेट करता है आपकी लाइफ में भोग और ऐश्वर्य को, आपके यस पहली बात। दूसरा, आपकी काम भावना को, काम भावना को इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो आपकी अगर हम कहें तो आप सेक्सुअली कितने एक्टिव हो उस चीज को इंडिकेट करता है। तीसरी बात, शुक्र इंडिकेट करता है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को, मतलब जो कहते हैं ना अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण को। मैंने बहुत, अगर मैं कहूं तो
जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं और जो मतलब LGBTQ जिसे हम नो डाउट हम जैसे कम्युनिटी को जो है LGBTQ, उन लोगों के ऊपर भी मेरी रिसर्च है। उनका जो शुक्र है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। उनका जो शुक्र है वो या तो बहुत दबा हुआ होगा, या यहाँ पर बहुत सारे क्रॉसेस होंगे, या यहाँ पर कोई ना कोई डॉट्स होंगे, या कुछ ऐसे जो साइंस है जो हम पामिस्ट्री में बोलते हैं, कुछ ऐसे यहाँ पर जो साइंस नेगेटिव साइंस होंगे, उसके कारण उनका शुक्र गड़बड़ होगा। इसलिए उनका जो कई बार जो आकर्षण है वो कई बार जो सेम जो जेंडर के लोगों के साथ में रहता है, लेकिन जिसका शुक्र बहुत प्रबल है तो वो व्यक्ति ऑपोजिट जेंडर की तरफ बहुत आकर्षित होगा। तो शुक्र भोग ऐश्वर्य, ऑपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण, ठीक है। तीसरी बात यह है, शुक्र आपको इंडिकेट करता है लाइफ में लग्जरी को। तो शुक्र को कैसे जिस करना है, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। आंख बंद करो, ठीक है, और टच करो, ये खींच के अंगुली लगाओ यहाँ पर, ठीक है, और ये देखो कि भाई कितना आपको ये लग रहा है दबा हुआ है, गद्दी जैसा लग रहा है आपको, ठीक है। अगर ये गद्दी जैसा लग रहा है यहाँ पे, तो पहला साइन कहीं ना कहीं शुक्र अच्छा है। दूसरा साइन क्या है, आपकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन क्या है, शुक्र की परिधि है, शुक्र की एक सीमा है। लाइफ लाइन जितनी चौड़ी होगी, ठीक है, लाइफ लाइन यहाँ तक है, किसी किसी की यहाँ तक होती है, तो मतलब शुक्र का अमाउंट बड़ा है। तो लाइफ लाइन जितनी आगे तक होगी, चौड़ी होगी, नो डाउट शुक्र उतना प्रबल होगा। तीसरी बात, शुक्र पर्वत पे ज्यादा क्रॉसेस नहीं होने चाहिए। छोटे मोटे जाली क्रॉसेस सबके होते हैं, बहुत कम क्रॉसेस हो और थोड़े बहुत हो चले गए, ज्यादा क्रॉसेस ना हो, तो ये इंडिकेट करता है शुक्र प्रबल है। तो शुक्र नो डाउट लग्जरी, कंफर्ट, ऐशो आराम, विपरीत जेंडर के प्रति आकर्षण, और आपका सबसे बड़ी बात है कि आपकी सुंदरता। शुक्र वाले सुंदर बहुत होते हैं, ठीक है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका छठा प्लैनेट, आपका चंद्रमा, आपका मून, आपका दिमाग। ज्वार भाटा सुना है? ज्वार भाटा चंद्रमा के कारण आता है। आपको पता ही होगा कि भाई जब पूर्णिमा होती है, जब अमावस्या होती है, तो आप कभी पागल खाने में देखना, पागल और ज्यादा पागल हो जाते हैं। कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, वो और ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। आपका चंद्रमा, पृथ्वी ये है, चंद्रमा एकदम पास में है। बाकी मंगल हुए, बुध हुए, शुक्र हुई, ये तो बहुत दूर है, लेकिन चंद्रमा तो पृथ्वी के पास में है। वो तो पृथ्वी पे रहने वाले जो कहते हैं ना, पानी पर भी फर्क डालता है, इंपैक्ट डालता है। तो ये सोचो आपके दिमाग में कितना इंपैक्ट डालेगा। तो चंद्रमा सबसे ज्यादा इंपैक्ट वाला ग्रह है। तो यहां पर होता आपका चंद्रमा। ये क्या चीज इंडिकेट करता है? चंद्रमा को जज कैसे करना है, सबसे पहले ये सुनना। चंद्रमा ये है। अब आप अपने हाथ को ऐसे करो, ठीक है, ऐसे करो सब लोग, और एक आंख यहां पर बंद करो, और ये देखो कि यहाँ का जो माउंट है ये ऐसे उभरा हुआ है, ये एकदम फ्लैट है, उभरा हुआ है साइड वाला माउंट। इसका मतलब चंद्रमा कहीं ना कहीं अच्छा है, पहला साइन है। दूसरा साइन, यहां पर अगर किसी के क्रॉसेस ना हो और एकदम माउंट क्लियर हो या जाली ना हो, दूसरा साइन आपका चंद्रमा अच्छा है। तीसरा साइन, अगर आपके जो चंद्र पर्वत पर आपके अगर मैं कहूं तो कोई तिल वगैरह नहीं हो, एकदम क्लियर हो और थोड़ा सा ऊंचा हो, तो इसका मतलब आपका चंद्रमा अच्छा है। चंद्रमा अच्छा होता है, क्या क्या क्वालिटीज देता है? चंद्रमा फॉरेन ट्रेवल करवाएगा। जिसका मून अच्छा होगा, एक चीज मैं आपको राजयोग बता देता हूँ, राजयोग नहीं कह सकते, फॉरेन ट्रेवल का। आपके हाथ से यहाँ पर अगर छोटी छोटी लकीरें ऊपर की तरफ जा रही है, कॉर्नर से अगर छोटी छोटी लकीरें ऊपर की तरफ जा रही है, या यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी लकीरें हैं, इसका मतलब 101% आप समुद्र पारी यात्रा फॉरेन जरूर जाओगे। और अगर ये रेखा बहुत लंबी हो और यहाँ पर मल्टीपल लाइन हो लंबी लंबी, इसका मतलब आपका फॉरेन सेटलमेंट का भी योग जरूर बनेगा, और आपकी PR या आपके वहां पर सिटीजनशिप होने का भी योग जरूर बनेगा। तो चंद्रमा यहाँ पर आपके इंडिकेट करता है आपके मन को, मस्तिष्क को, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो चंद्रमा जिसका वीक होगा वो डिप्रेशन में जल्दी आ जाएगा, वो एंजाइटी में जल्दी आ जाएगा। चंद्रमा जिसका अच्छा होगा वो जितना उतना ही क्रिएटिव होगा, वो व्यक्ति कलात्मक बहुत होगा। कोई भी चीज करेगा ना, उसको अलग वे से ही करेगा, ठीक है, उसको साधारण वैसे नहीं करेगा। दूसरा, चंद्रमा इंडिकेट करता है स्त्री तत्व को, आपसे स्त्रियां कितनी आकर्षित होती है। तो नो डाउट चंद्रमा अच्छा है तो स्त्रियों के प्रति स्त्री आपकी तरफ भी ज्यादा आकर्षित होगी, और स्त्री हो तो पुरुष आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। तीसरी बात है, चंद्रमा इंडिकेट करता है आपके शरीर में जल तत्व को। अगर चंद्रमा किसी का खराब है तो वाटर रिलेटेड, जैसे पथरी हुआ आपके शरीर में, जैसे ब्लड हुआ, ब्लड भी एक लिक्विड है, तो जैसे किडनी, पथरी, ब्लड, जो आपके, और हार्मोनल इश्यूज, बहुत फीमेल्स को हार्मोनल इश्यू रहते हैं। कंफर्म, अगर किसी को हार्मोनल इश्यू है अपने हाथ में चेक करो। यहाँ पर किसी को क्रॉस, उनको यहाँ पर चंद्रमा पर्वत पर क्रॉस या बहुत सारी लाइन, जाला या तिल जरूर मिलेगा। अगर किसी फीमेल को हार्मोनल इश्यू है तो यहाँ पर क्रॉस या जाला या तिल का निशान जरूर मिलेगा। तो ये चंद्रमा है।
तो छठा पर्वत आपके हाथ में आता है आपका मंगल। ये देखो आपके हाथ में जो कॉर्नर में ये जो पर्वत है ना, ये वाला देखो, ये वाला तो बुध है, ठीक है, ये वाला चंद्रमा है। बुध व्यापारिक बुद्धि, दिमाग, चतुरता। ये वाला क्रिएटिविटी, इंसान का जो कहता है ना कि माइंड में क्रिएटिव पावर कितनी है, ठीक है, ये सारा आपको अब्रॉड ट्रेवल्स एंड ऑल, ये सारा चंद्रमा है। अब इन दोनों के बीच में जो फंसा हुई चीज है वो आपका मंगल है। ये वाला मंगल को कैसे जज करना है, वापस हाथ ऐसे करो, अब हाथ ऐसे करो, और ये देखो कि साइड वाला कॉर्नर है ये ऊंचा है या नीचा है। अगर ये साइड में से उठा हुआ होगा, ठीक है, और आपकी जो माइंड लाइन है ये प्रॉपर आपके यहाँ पर होगी, एकदम सीधी होगी, इसका मतलब आप मंगल प्रधान इंसान हो। मंगल प्रधान इंसान जो सोच लिया वो करके रहूंगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे मेरी चीजें ना मिल जाए। मतलब जो कहते हो ना, जो चीजें ना मिल जाए तब तक मैं सांस नहीं लूंगा, मंगल पैरत। दूसरी बात आपका एंगर, मंगल वाले बहुत ज्यादा मतलब एंगर वाले इंसान हो गए। तीसरी बात डिसिप्लिन, आप आर्मी, पुलिस, सिविल सर्विसेज, जितने भी वर्दी वाली जॉब है सबके हाथ में देख लो, लिख के दे रहा हूं यहाँ पर, ये जो पर्वत ऊंचा होगा और मंगल हाई होगा। तो मतलब जो सिविल सर्विसेज और वर्दी वाली जॉब और आर्मी, ब्रेव कहते हैं ना इंसान का उतना ही ज्यादा हिम्मतवाद होना। मंगल वाले कभी डरते नहीं। मंगल वाले इंसान को मैंने देखा है, मेरे एक व्यापारी जो क्लाइंट है वो 10,000 करोड़ की कंपनी से डायरेक्ट, मैं कहता हूं ना कि कोई 10-20 लाख पे आ गया कोविड में, और वो मुझसे मिल रहा है। मैं थोड़ा सा वो कहते हो ना कि मुझे दुख हुआ कि यार ये इतना डाउन आ गया। वो बोल रहा है अरे पंडित जी कर लेंगे यार। वो मंगल वाले कभी घबराते नहीं। आपने देखा होगा ना कुछ कुछ आपके फ्रेंड सर्कल में भी लोग ऐसे, परिवार में ऐसे लोग, अच्छा क्या दिक्कत है, चलो करते हैं, अच्छा लगी तो है, चलो ऐसे कर लेते हैं। तो मंगल वाले कभी घबराते नहीं है। मंगल वाले में पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता है। पुरुषार्थ मतलब आपके अंदर कुछ करने की काबिलियत, समझ गए, आपके सिद्धांतवादी होना। मंगल वाले एकदम सिद्धांतवादी इंसान होते हैं। मैं कप ऐसे रखता हूं तो ऐसे ही रखता हूं, ऐसे नहीं रखता। मेरी पेन, मेरी कॉपी यहां रहनी चाहिए, यहां से वहां कैसे गई। मंगल वाले डिसिप्लिन रहेंगे। और जितने क्रिकेटर्स है, जितने स्पोर्ट्समैन है, सबका मंगल गजब का मिलेगा। मंगल फिजिकल हार्डवर्क है, मंगल ब्रेविटी है, मतलब जो कहते हैं ना आपके अंदर करेज है, सारा मंगल है। फिर हम अगले प्लैनेट के बारे में बात करते हैं, राहु केतु, जो सबको परेशान करते हैं। सुना होगा ना राहु केतु, सुनिए, ये राहु है। ये राहु एकदम हाथ के बीचों बीच राहु है। हाथ को एकदम सेंटर में लो, ये राहु है, और इसको एकदम नीचे लो, ये चंद्रमा शुक्र के बीच का पर्वत आपका केतु। ये चंद्रमा, ये शुक्र के बीच का पर्वत केतु, हाथ के मिड में आपका राहु। तो राहु पे जितने क्रॉसेस होंगे, यहाँ पर क्रॉसेस जितने होंगे और जंजाल जितने होंगे, और इसको अगर आप हाथ को देखोगे ना, जितना गहरा गड्ढा होगा इसका मतलब आपका राहु कमजोर है। और हाथ अगर मिडिल से जितना उभरा हुआ होगा इसका मतलब राहु अच्छा है। अगर आपका राहु अच्छा है, शेयर मार्केट में ट्राई कर लो, गजब का पैसा कमाओगे। रंग को राजा बनाने वाला ग्रह राहु है। आप गरीब हो, गरीब खानदान में पैदा हुए हो, अगर आपका राहु अच्छा है ना, आप रातों रात अमीर हो जाओगे। लॉटरी लगाने वाला प्लेनेट राहु है। तो राहु हमेशा कहते हो ना अचानक देगा, देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, राहु ऐसा है। लेकिन जब लेगा भी ना तो गंदी लेगा वो। तो राहु ये है। उसके नीचे केतु। केतु क्या है? स्पिरिचुअलिटी, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना, ट्रैवल करना, आपके अंदर इस संसार का पूरा ज्ञान आ जाना, ये सब केतु है। और बियॉन्ड द लेवल ले जाना, जैसे कि एक सीएम है, सीएम राहु शनि ये अच्छे है, वो इस लेवल तक जा सकते, लेकिन प्रधानमंत्री वो केतु वाला बन सकता है। केतु ध्वजा है। केतु को हमने ध्वजा के साइन से इंडिकेट किया है। ध्वजा एजन कि भाई कहीं पर भी जाएगा तो ध्वजा, विजय, कोई भी झंडा है। तो मतलब युद्ध में कोई विजेता होता तो झंडा लगाते थे, मतलब साइन है जीत का। तो केतु अगर आपका अच्छा है, जिंदगी में सारी चीजों पे जीत पाओगे। और बियॉन्ड द लेवल मतलब कि भाई आप कोई करोड़ों लोगों में से एक ऐसा बंदा बनने वाले हो जिसको बहुत लोग जानेंगे और जो दुनिया का नेतृत्व करेगा, वो केतु है। क्या बात है। अभी हमने सारे प्लैनेट्स के अच्छे पार्ट्स को डिस्कस किया है, ठीक है। मैं चाहता हूं अगले पार्ट में, इस पॉडकास्ट की लेंथ काफी अच्छी हो गई है, तो अगले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या खराब कर सकता है, क्या बुरा हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो हर प्लैनेट की खासियतें आपने बताई है। ये प्लैनेट अगर अच्छा है तो आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं, बट इसका बिल्कुल अपोजिट सिक्का भी तो होगा। बिल्कुल होगा। तो उस पर हम अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा आप मुझे बताओ। मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, मेरे पास और भी बहुत सारे सवाल हैं, बट वो मैं अगले पार्ट के लिए बचा के रख रहा हूँ। कोई ऐसा सवाल जो आप अगर मेरी जगह होते तो आप खुद से पूछते, कुछ इंटरेस्टिंग सा। देखो,
आपके हाथ में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देखना। आपकी लाइफ लाइन है ना, ये वाली, अगर लाइफ लाइन के पीछे कोई किसी की लाइन होती है ना, लाइफ लाइन के पीछे कोई ऐसी लाइन है जो लाइफ लाइन के ऐसे पैरेलल चल रही है, बराबर चल रही है, ठीक है, ये जो लाइन होती है ना, लाइफ लाइन के जो पीछे जो लाइन होती है, इसे हम कहते हैं मंगल रेखा, एंजल लाइन, सपोर्ट लाइन, भगवान की रेखा। ठीक है। ये लाइन जिसके हाथ में होगी ना, मैं बोलता हूं कि भगवान उसको समय समय पर सपोर्ट करेगा, मतलब भगवान उसके पीछे खड़ा रहेगा, मरते मरते बच जाएगा, समझ गए, मरते मरते बच जाएगा, डूबते डूबते बच जाएगा, जिसके हाथ में ये रेखा होगी लाइफ लाइन के पीछे, मतलब भगवान उसको हमेशा सपोर्ट करेंगे, जितना भी नीचे गया भगवान उसको वापस उठा देंगे। मतलब भगवान की जो एक एनर्जी और पावर, एक एंजल की जो पावर लाइफ लाइन के पीछे हमेशा रहती है, जिसके हाथ में लाइफ लाइन के पीछे ऐसी रेखा हो तो चिंता मत करो, आपके पीछे भगवान बैठे हैं। 100% आप कभी किसी भी खराब सिचुएशन में पहुंच जाओ, भगवान आपको सिचुएशन से निकाल देंगे। पहली चीज तो इंटरेस्टिंग है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग, ये आप लोगों के जो क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई जो कहता है ना कि मेरा पार्टनर कैसा होगा, मेरा जो कहता है ना कि आप बहुत सारे लोग आप में रिलेशनशिप में होंगे, शादी में होंगे, अगर सामने वाले पार्टनर की लॉयल्टी के बारे में आपको जानना है तो कैसे जानोगे? अगर फॉर एन एग्जांपल आप अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, तो अगर इफ यू वांट टू नो दैट कि भाई ये जो स्त्री है, फीमेल है, जिनके साथ में मैं रिलेशनशिप में हूँ, क्या मैं शादी कर सकता हूँ, क्या वो मेरे लायक है, उसको बताए बिना कैसे जानोगे? देखो, आप हाथ तो कभी जैसे मिलाते हो तो हाथ तो टच करते ही हो, ऑब्वियस सी बात है, बात करते हैं तो हाथ तो दिखता ही है। एक बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं, हम कैसे देखते हैं। हार्ट लाइन है ना, अगर आपकी हार्ट लाइन किसी के यहां तक पहुंचे, मतलब इंडेक्स फिंगर तक अगर हार्ट लाइन पहुंच जाए, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति कभी किसी के साथ में टाइम पास नहीं कर सकता। वो व्यक्ति अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप में है ना, बहुत लॉयल होके रहेगा। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ में और अपना तन मन धन तीनों चीजें लगा देगा, लेकिन वो रिलेशनशिप तोड़ने नहीं देगा। तो अगर आपके पार्टनर के हाथ में आप उनकी जो हार्ट लाइन है, ऊपर वाली लाइन अगर इंडेक्स फिंगर तक जा रही है, तो 101% वो व्यक्ति बहुत ज्यादा लॉयल है। तो सब लोग अपने अपने पार्टनर के हाथ में लकीरें चेक करो, कमेंट बॉक्स में बताओ देखना कौन सा है, लेफ्ट है कि राइट है। दोनों हाथ देखो, दोनों हाथ देखो, दोनों हाथ देखो। अगर दोनों हाथों में ये स्थिति है कि हार्ट लाइन इंडेक्स फिंगर तक है, तो आंख बंद करके विश्वास कर लो मेरा पति या मेरी पत्नी देवता है, देवी या देवता है। और अगर एक हाथ में है, दूसरे हाथ में नहीं है, तो 80% तो देवता है, लेकिन कभी कभी 20% उसका मन विचलित हो सकता है।